Train the Trainers program brought to you by Sports Authority of India and Archery Association of India. We thank the Sports Minister, our own President AI, Mr. Arjun Munda, and all the SAI officials, especially the DG SAI, Pradhan Saab, and also our RD SAI, Mr. Shiv Sharma ji, who is bringing you the entire 17 lectures as a part of the holistic development, not only for the coaches, but also for the archers. We are covering a wide range of topics so that the archers and the coaches can learn that it's not only the technical, but it is also the mental and the physical aspects. All the three aspects are equally important to train an archer in preparation for the Tokyo Olympics. तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप हमसे जुड़े हैं, सभी आर्चर्स, सभी कोचेस से, और ये भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी टॉपिक्स जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एक कोच के लिए और एक आर्चर के लिए जरूरी है, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे वो टेक्निकल हो, इन सभी चीजों पे आपको ये 17-18 लेक्चर जो आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको मदद करेंगे। ये पीपीटीज आपके साथ शेयर की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके वीडियोस भी बन रहे हैं, जो कि साई कोलकाता में विश्वजीत जी रख रहे हैं और वो साई डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो वीडियोस भी बन रहे हैं जिससे कि आप उसको जब भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि आपको पीपीटी व्हाट्सएप के जरिए शेयर की जा रही है, जिससे कि किसी भी कोच को कोई भी अगर थोड़ी सी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो कंसर्न स्पीकर से बात कर सकता है, उनके ईमेल आईडी पे शेयर कर सकता है, हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमिटी को लिख सकता है, और हम सब लोग कोशिश करेंगे। ये जो टीम है हमारे 20 मेंबर टीम, जिसमें आपके टॉप इंडियन कोचेस हैं, आपके टॉप एक्सपर्ट्स से पूरे इंडिया से, वो सब शेयर कर रहे हैं। along with the coaches development committee, we are bringing you live today. The topic for today is assessment and corrective actions in archer. देखिए बहुत जरूरी है कि जैसे हमें अपने लाइफ में जैसे हम ग्रो ओल्ड करते हैं, क्या जरूरत है, हमें अपना स्कैनिंग एक बार हमें अपना पीरियोडिक असेसमेंट बॉडी का करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि मेरे बॉडी में इम्बैलेंस क्या है। तो ये जो आपका असेसमेंट है, ये आपको बताता है कि आपके चाहे वो ब्लड सैंपल्स हो, चाहे वो आपके मसल्स हो, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर हो, पोस्चर हो, इम्बैलेंस कहाँ पे है। तो अगर आपको इम्बैलेंस का पता चलेगा तभी आप आर्चर को बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। तो अब जब 1 साल बचा हुआ है हमारे टोक्यो ओलंपिक्स को, ये जरूरी है कि हमें फिजियोलॉजिकल असेसमेंट पूरा करें, हम बता पाए अपने जितने भी टॉप 32 आर्चर्स हैं कि भाई आपके अंदर में किस मसल्स का, क्या आपका ब्लड में क्या चीज की कमी है, जिससे कि आप उस इम्बैलेंस को, चाहे वो फोर्स प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो पोस्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड हो, हम उस चीज को बता पाएंगे। आपके पास 1 साल का समय है कि आप उस चीज पे काम कर पाए और तैयार कर पाए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अजीत मपारी जी से, जो कि कंसल्टेंट हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन के फाउंडर हैं, फिट टू स्पोर्ट्स पुणे के, कि क्या चीज जरूरत है, कब टेस्ट करने चाहिए और उससे हमें क्या पता चलता है, जिससे कि इसके हम रेमेडियल एक्शन लेके हम अपने आर्चर्स को और अच्छे से तैयार कर पाते हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। ओवर टू डॉक्टर अजीत मपारी। Thank you, sir. Thank you so much. Friends, before we start, let me thank the Sports Ministry, the Youth Affairs, all the officials at Sports Authority of India, Archery Association of India, and a special mention of Sanjeeva sir, who has been relentlessly working towards making this program a smooth function with all our experts. Coming to my topic now. बेसिकली ये क्या है ना, मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट्स जो है ना, ये मैं डिवीजन करने वाला हूँ इसका फोकसिंग आर्चरी के ऊपर। लेकिन कैसा है कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं उसमें आर्चरी में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को बोला है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं पीक परफॉर्मेंस के लिए। जब आपको पता है कि पीक परफॉर्मेंस में माइंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लोज टू 52% है, इसका मतलब काफी सारी जो फोकस होती है वो आर्चरी की, वो माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब
हम बात करेंगे कि जो बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज है, क्योंकि जब हम लोग पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तब पूरे छोटे 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 बिट्स इकट्ठा करके 100% बन जाता है, और वो 100% पीक परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। वो फिटनेस हो, टैक्टिकल हो, टेक्निकल हो, स्किल्स हो, उसमें ये जो पार्ट है, जैसे कल आपने सुना होगा डॉक्टर हुसैनी सर से कि जब आप ओथ लेते हो एक कोच, तो उसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप खुद को, एक ओथ है उसमें। तो ये अपग्रेडेशन का ये जो छोटा सा हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपडेट करें, छोटी छोटी चीजें आपके पास पहुंचाएं, ताकि आप ये इंप्लीमेंट करके आपके आर्चर के तक पहुंचाएं और आर्चर ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो ये मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट होता क्या है कि जैसे आप आपके आर्चरी इक्विपमेंट को ट्यून करते हैं, जैसे आपने आपके कोचेस से सुना है कि बोस्ट्रिंग है, स्टेबिलाईजर सिस्टम है, क्लिकर है, प्लंजर है, जिसको आप चेक करते हो, वैसे ही ये बॉडी का ट्यूनिंग है, ऐसे आप समझो। मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट मतलब एक स्क्रीनिंग सिस्टम है बॉडी का, जिसको आप एक टेक्निकली अगर आप उसको देख लेते हो, सही सही ढंग से सब कुछ चल रहा है, तो ये आसानी हो जाती है आपको परफॉर्मेंस में। अभी ये मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट करने से पहले, शुरू कर मेरे टॉपिक पे आने से पहले, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक 13-year-old आर्चर है जिसको हम लोगों ने देखा कि उसको माइल्ड शोल्डर पेन और थोड़ा सा बैक पेन है, लेकिन कैसा है, ये बहुत कॉमन इंजुरी है। आपको पता है दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हल्के हल्के जो पेन्स आते हैं, जैसे आपने सुना होगा लेक्चर्स में पीछे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का होने वाला है, लेकिन इंजुरी प्रिवेंशन मैनेजमेंट में आपने देखा कि पेन्स, एक पेन्स बहुत कॉमन है, जैसे शोल्डर पेन और बैक पेन। हम लोगों ने ये आर्चर को है आर्चरी स्पेसिफिक असेसमेंट का, कोचेस का इनपुट्स बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कोच एक सेंट्रल पिलर होता है और आर्चर का पल्स उसको पता होता है, इसलिए कोचेस से बात करना, कोचेस से इंफॉर्मेशन लेना बहुत बहुत जरूरी है। हम जब अब कोचेस से अब एक इंफॉर्मेशन लिया तो पता चला कि ये पोटेंशियल है या आर्चर में, असेसमेंट किया। अभी जो क्या असेसमेंट करते हैं उसके ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन एक केस स्टडी से हम लोगों को यह समझ में आ जाता है कि हम लोग का इम्पोर्टेंस जो है ये असेसमेंट करने से ये क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम लोग जैसे बात करेंगे आगे, कि उसका मसल्स में जो है ना, वो अपर बैक में वीकनेस पाया गया। उसका स्कैपुला जो है, शोल्डर ब्लेड जो होता है, वो जो हम लोग हिलता है पीछे से, बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है आर्चरी में, उसमें थोड़ा सा डिस्काइनेसिया, मतलब मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा था। तीसरी बात है कि उसकी कोर में वीकनेस पाया गया। जब हम लोग ने इसका ब्लड रिपोर्ट किया तो थोड़ा सा समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम है और विटामिन लेवल्स भी कम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फिर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोगों को उसको, ये जो वीकनेसेस है उसको करेक्शन के लिए एक्सरसाइजेस है, जो टाइटनेस था मसल उस पर काम किया, उसको रिलैक्स किया, उसके स्कैपुलर मूवमेंट ठीक करा, उसकी स्ट्रेंथ पे डाला। तो 3 मंथ्स का उसको एक सुपरवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका चल रहा था। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आ गया कि यही आर्चर ने स्कूल नेशनल्स में 6 गोल्ड मेडल पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये करेक्शन की वजह से हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ये। जब हम लोग करेक्ट करते हैं तो इसका असर पूरा परफॉर्मेंस पे आ जाता है। तो मैंने जैसे बोला कि हर एक छोटी छोटी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती है, वैसे असेसमेंट से उसको जो फायदा मिला, उसके बाद उसको जो स्ट्रेंथनिंग से फायदा मिला, तो वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में आ गया। तो ये क्यों आ गया है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी किसी आर्चर को पेन हो जाता है शोल्डर में, और ऐसा लगता है कि वो पूरा जो वॉल्यूम दिया है कोच ने वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो हमको रेक्टिफाई करनी है। अभी कैसे है कि जैसे ये आर्चर के बारे में हम लोगों ने रेक्टिफाई किया तो उसका पेन चला गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अभी जब आर्चर, जब यही कोच ने उसको बताया कि आपको जब जो 80 का, आप 80 शूट कर रहे थे तो पेन हो रहा था, अभी 100 तक आप शूट करोगे तो भी आपको पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आर्चर का। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि माइंड प्लेज अ मेजर रोल। तो जैसे जैसे पेन नहीं होता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, कोचेस का हर दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है, आपके परफॉर्मेंस में दिख जाता है। अब ये जो है हम लोग देखेंगे कि क्या मेजर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं। ये जो मैंने जो दिया है बुलेट पॉइंट्स, यही इसके ऊपर ही हम लोग थोड़ी थोड़ी आज बात करने वाले हैं। मेडिकल इवैल्यूएशन हो, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट हो, फिजियोथेरेपी हो, क्लिनिकल असेसमेंट हो, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सब फैक्टर्स में हम लोग थोड़े थोड़े कर। इसमें कैसा है कि हर आर्चर का पूरी की पूरी जो असेसमेंट की जो ये लिस्ट है,
ये सब हर टाइम करने की जरूरत नहीं होती है। वो भी क्यों और कैसे मैं बताऊंगा आगे जाके। लेकिन कुछ क्विक असेसमेंट मेथड्स भी है जिसमें भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी कैसा है ना कि ये सब जो मेजर्स हैं वो उसकी बेनिफिट्स क्या है, ये क्यों करना है असेसमेंट। सब कोचेस को ये समझना चाहिए कि एक आर्चर को सबसे ज्यादा डर लगता है वो इंजरी का लगता है, और उसको लगता है डर कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप असेसमेंट का एक बेनिफिट्स जो उनको समझाएंगे या बताएंगे, या आपको मैं जब समझा रहा हूं, तो उसका डेफिनेटली उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत अच्छा असर होने वाला है। जैसे कि आपको पता, असेसमेंट से क्या पता चलेगा कि पॉसिबल एरियाज जो है ना, हेल्थ रिस्क है या इंजुरी रिस्क है, वो आपको पता चलेगी। अभी हेल्थ रिस्क का क्या है, जैसे मैं बताऊंगा कि मेडिकल असेसमेंट हम लोग करते हैं तब हेल्थ रिस्क क्या होती है। इंजुरी का मैंने आपको एग्जांपल वो केस स्टडी में ही दे दिया कि कैसे हम लोग अगर शोल्डर और रोटेटर कफ को अगर आइडेंटिफाई कर ले कुछ प्रॉब्लम है पहले ही, तो उसके ऊपर काम करते हैं तो इंजुरी रिस्क कम हो जाती है। सेकेंडली आता है कि ये करंट फिटनेस रिस्क और स्किल लेवल्स है ना, उसकी एक बेस बन जाती है। इसके बारे में मैं वापस आगे बताने वाला हूँ कि जब फिटनेस असेसमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें एक आपको पता चल जाता है कि एथलीट का बेस लाइन क्या है, और उसके ऊपर आप लोग प्लान कर सकते हैं। वैसे स्किल लेवल्स का भी है। जब एक स्किल सेट आप आर्चर को सिखाते हो, तो वो स्किल सेट में अगर उसको डेवलपमेंट देखनी है तो ऑब्वियसली आपको एक असेसमेंट होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो नेक्स्ट लेवल क्या है। तीसरी बात है कि उसके ऊपर फिटनेस डेवलपमेंट अपना जो प्लान है वो आप बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बेस पता चल गया, हम लोग जैसे एक एग्जामिनेशन देते हैं, 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड जाते हो, 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड जाते हो, तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है। रिपोर्ट कार्ड में ये पता चल जाता है आपको कि मैथ्स में कितना है, साइंस में कितना मार्क्स है, इंग्लिश में कितना है। तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि इसमें कम मार्क्स मिले, इसकी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। सेम थिंग है जो बॉडी की असेसमेंट की है, जिसके ऊपर आप प्लान बना सकते हो कि कहाँ वीकनेसेस है या कहाँ पे काम करना है। मोटिवेशन मिल जाता है एथलीट को। आर्चर को अगर पता है कि उसको आपने पहले देखा, उसको फिटनेस करवाई, आपने उसको स्किल सिखाया, और आपको पता चल गया कि ये इसमें ये 1 महीने में वो कम था और नेक्स्ट मंथ में ज्यादा करने लगा, तो एथलीट को, वो आर्चर को भी पता है कि हम कैसे अच्छे करने लगे हैं, तो मोटिवेशन मिल जाती है। और लास्ट है जो ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस पूरा। मैंने बोला जैसे रिपोर्ट कार्ड का बताया मैंने, अगर आपको पता है पिछले बार कम मार्क्स मिले थे, ये बार अच्छे मार्क्स आए, तो वो प्रोग्रेस ट्रैक हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये सब जो है बेनिफिट्स वो कैसे मिले आर्चर को, और उसकी शुरुआत कैसे करें। अभी आपको पता है कि जब हम लोग, कोई भी आर्चर आपके यहाँ पे आता है और कुछ आपका उसको ऑब्वियसली ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हो, तो ये फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनर जो है ना, वो भरवा के लिए, ये क्या है, ये बेसिक एक क्वेश्चनर है जहां से आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सेफगार्ड हो जाता है एज अ कोच। बिकॉज इसमें कैसा है ना कि आर्चर क्या करता है, जो सब जूनियर आर्चर है वो अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले आता है जिसमें कोई भी मेजर इलनेस उसको नहीं है, या तो मेजर इंजुरी नहीं है, या तो उसको कार्डियक एलिमेंट नहीं है, कभी फिट्स आती है, कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कलर ब्लाइंडनेस। कैसा है, ये जो रेडीली अवेलेबल है, ये इंटरनेट पे पार्क्यू फॉर्म बोलते हैं उसको, लेकिन आप कोच आपके हिसाब से भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके आर्चरी में कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो आपको पता चल जाता है कि अगर वो आर्चर को टारगेट के लाइंस रिंग्स ठीक तरह से नहीं दिखेंगे, कलर में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली आपको उसको वो सलाह देना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि अगर ये इवेल्युएशन में निकल जाता है ये पॉइंट, तो आपको ऑब्वियसली उनको कुछ सजेशन और गाइडेंस देना बहुत आसान हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है पार्क्यू फॉर्म की, उससे आपको एक कवर मिल जाता है कि आपने पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री से आपको आपका अवगत है आप ये आर्चर की। तो ये पार्क्यू इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल इवैल्यूएशन, जैसे मैंने बोला कि एक एक हम लोग लेंगे चैप्टर। ये मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चरी के हिसाब से। मैं थोड़े बहुत मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से कुछ हाइलाइट्स आपको बता दे। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि को
कहीं अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग पे आर्चरी पूरा गेम जो है वो आपका ब्रीदिंग के ऊपर है, हार्ट रेट के ऊपर है। आपका ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मेंटल कंडीशनिंग और मेंटल ट्रेनिंग करते हो तो अभी भी आपको पता है कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट। तो इससे आपको पता चल जाएगा मेडिकल हिस्ट्री से या तो कोई इन्वेस्टिगेशन से कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप इस हिसाब से उस आर्चर को उससे बात कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज घर में बैठे हैं इसलिए क्योंकि कोविड का है माहौल है, और हम लोगों को पता है कि हम लोग को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। जब भी ये वैक्सीन आए और हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी आए, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आर्चर आउट ऑफ इंडिया जाता है इवेंट्स के लिए, टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, तो वहां पे अगर पूछा जाता है कि आपका इम्यूनाइजेशन हो गया है कि नहीं हो गया है, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले ले कि आपका हुआ है। जब भी अभी ये कोविड का अगर आ गया, आपने ले लिया, तो बहुत आसान हो जाएगा कि जब भी आप जाते हो तो आपको कोविड इम्यूनाइजेशन हो गया है, इसका आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो मेडिकल हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्लड टेस्ट के ऊपर। ब्लड टेस्ट का ये जो लिस्ट मैंने हाईलाइट करके बताई है, ये जो लिस्ट है ये ऑब्वियसली आपने पहले देखी है, न्यूट्रिशनिस्ट ने जो बताई थी उसमें, लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको मैं आर्चरी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है, कितने सारे आर्चर्स ऐसे होते हैं कि इनको आपका हीमोग्लोबिन भी पता नहीं होता है। मैं कोचेस से दरख्वास्त करूंगा कि बेसिक जो टेस्ट है ना वो आप आपके आर्चर से करवा ले। हीमोग्लोबिन की जब कमतरता होती है, स्पेशली फीमेल्स में, उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, उनमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की बहुत आशंका होती है, तो वो अगर नॉर्मल रहा तो ऑब्वियसली उनका जो फटीग लेवल्स है, उनका जो थकावट है, क्योंकि आपको देखो आर्चर को 5 से 8 किलोमीटर चलना होता है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो पूरा कर नहीं पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है, वो टिश्यूज तक पहुंचता नहीं है, तो बाकी सारे बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन ऑप्टिमम लेवल्स में आपकी ब्लड के रिपोर्ट्स रहना बहुत जरूरी है। फिर आता है ब्लड शुगर लेवल। बच्चों का क्या करना है, आप बच्चों को थोड़ी ना कुछ ब्लड शुगर होता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार करने से अच्छा है, कभी कभी ये जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं हम लोग उसको, वो हो सकता है, तो उस हिसाब से सिर्फ उसको मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि डायबिटिक लोग आर्चरी नहीं कर सकते, लेकिन उसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत आसान और अच्छा रहता है। आयरन प्रोफाइलिंग हीमोग्लोबिन के साथ ही जाता है। मैं बोला कि पूरी की पूरी लिस्ट ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आगे अपने को बहुत ज्यादा कुछ और सीखना है। थायराइड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ दो चीजें आर्चर के लिए, अगर थायराइड जो ग्लैंड होती है अपने यहाँ पे, उसमें कुछ हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी अगर मात्रा कम ज्यादा हो जाती है तो आपको पता है कि एक उसमें से प्रॉब्लम क्या आती है, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और जब आप अगर मेडिटेशन करते हो तो हार्ट रेट कम करने की कोशिश, बाकी जो आपको बताया जाता है उससे कम करते हो, लेकिन अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इशू है, थायराइड की इशू है, वो कम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हार्ट रेट आपका नॉर्मल क्यों नहीं रहता है। और इसलिए आर्चर्स को बहुत जरूरी है समझना कि आपके ये थायराइड फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल रहे। फिर आते हैं कैल्शियम और विटामिन की तरफ। बहुत जरूरी है, आपके बोन स्ट्रांग होने चाहिए, आपके मसल्स जो है वो नरिशमेंट उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। एक्स एंड पेन्स जो अगर आते हैं, बोन्स वीक रहा तो ऑब्वियसली आपका उसके ऊपर ध्यान जाएगा और परफॉर्मेंस के ऊपर कम जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं हम लोग, कैसा है कि ये सॉल्ट्स जो है ना, वो आप देखो, आप धूप धूप में दिन भर चलते हो, 2-2 3-3 सेशंस आप करते हो, आगे जाओ इधर आओ ये करते हो, तो बहुत जरूरी है कि ये करना, कि हम लोग समझ में आ जाता है कि कैसा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिहाइड्रेशन होता है, जब आपको एग्जॉस्शन जब आता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सॉल्ट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, सोडियम है, ये बहुत जरूरी है आपके ब्लड में ऑप्टिमम लेवल्स रहे। ओके, सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो गई। जैसे मैं बोला कैल्शियम की होगी, ये काफी सारी, ये बेसिक है, लेकिन ये आर्चरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है, मैंने जैसे आपको पहले भी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि कैलोरी आपका इतना सारा एग्जॉस्ट हो जाता है, बिकॉज वुमेन मैराथनर से कंपेयर किया जाता है एक आर्चरी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। फिर आते हैं कार्डियोवेस्कुलर स्क्रीनिंग के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है एक जो है कि हार्ट का जो है ना, आपको भी पता है कि हार्ट रेट आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है, जब आपको जब पूरे आप होल्ड करते हो रिलीज के पहले, आपको भी पता है कि वो जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3-4 सेकंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एंजाइटी भी है, आपको प्रेशर भी है,
उसका रिजल्ट ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी पंपिंग बढ़ जाती है, उसकी पल्पिटेशंस बढ़ती है। लेकिन अगर आपको कुछ एक प्रॉब्लम है हार्ट में, वो अगर स्क्रीन नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कार्डियक प्रॉब्लम की सिम्टम्स आती है। तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार जांच करवा लें, आपके हार्ट का में कोई छेद नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ताकि वो आपको आपके परफॉर्मेंस में बाधा ना दे। सो इम्पोर्टेंट है कि ये स्क्रीनिंग में आपका ईसीजी है या 2D को है, उसमें आप ये कर सकते हो। फिर आते हैं मॉर्फोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर। अभी ये बेसिकली कैसा है ना कि ये हाइट वेट का जो होता है ना, तो मतलब आपके जो बॉडी के मेजरमेंट्स है वो आपको, जैसे स्क्रीनिंग में स्काउटिंग में पूर्णिमा जी ने बताया था कि हाँ, वो सब पूरा रिकॉर्ड आपका ले ही लेते हैं। तो वो बहुत जरूरी है आपको समझना कि एंथ्रोपोमेट्री मतलब सिर्फ हाइट वेट, आपके बॉडी परसेंटेज, आपके सरकमफ्रेंस होते हैं, डायमीटर्स होते हैं आर्म के या थाइस के, चेस्ट के, तो वो बहुत एक बार ले लिया तो काफी आसान हो जाता है आपको समझना कि ये पैरामीटर्स जो है वो एक बेसलाइन आपको पता है, तो उसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर आता हूँ। आपको न्यूट्रिशनिस्ट मैडम ने बताया था ऑलरेडी कि कितना इंपॉर्टेंट है एक बॉडी फैट परसेंटेज समझना एक आर्चर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर उनका डाइट प्लान होता है। किसी का बॉडी फैट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके कोई इश्यूज होते हैं, वो न्यूट्रिशन से ऑब्वियस मैनेज कर सकते हैं। मेजर कैसे करते हैं, ऑब्वियसली जो दो तीन चीजें है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो मैंने फोटोग्राफ में दिखा दिया है कि ये जो बॉड पॉड का मशीन है बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत कम जगह पे है, शायद इंडिया में है भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ तक लोग जाते हैं, करते हैं। अपने यहाँ पे बिल्कुल हो जाता है, बॉडी फैट परसेंटेज का मशीन पोर्टेबल्स भी मिल जाते हैं, उससे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। मुझे जो लाना है आपका फोकस एंथ्रोपोमेट्री, और इसमें जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला, पूर्णिमा जी ने बताया था कि पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए स्काउटिंग में, या असेसमेंट में पता चल ही जाता है। फिजिकल फिटनेस की कुछ चीजें हैं जो आप रूटीन में आर्चर की देखते हैं। मेरा फोकस जाता है आर्म स्पैन, सिटिंग हाइट के ऊपर। जब आप आर्म स्पैन और सिटिंग हाइट मेजर करते हो तो उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको मिलनी चाहिए ये जो 12 to 14 ईयर ओल्ड के जो बच्चे हैं उनका ना ग्रोथ स्पर्ट्स होता है। वो ग्रोथ स्पर्ट्स में आर्चर को अगर हम लोग एडवांटेज दे सके कुछ, मतलब अगर उनको हम लोग वो जो उसको पीक हाइट वेलोसिटी बोलते हैं, पीक हाइट वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है, वो ग्रोथ स्पर्ट्स में हो जाता है। उसका आर्म स्पैन और सिटिंग हाइट में हमको पता चल जाता है कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। तो जैसे उसमें हम लोग को देखा कि थोड़ा सा उनका जो स्पैन बढ़ रहा है आर्म स्पैन का भी और सिटिंग हाइट में, तो मतलब वो जो है उनका ऑनसेट हो गया है पीएचवी का, पीक हाइट वेलोसिटी का। वो दो क्रिटिकल विंडो में आपको सिर्फ ध्यान उसके ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि दो विंडोज है उसमें। एक है कि इमीडिएटली जैसे ही आपका ग्रोथ स्पॉट्स खत्म हो जाता है तो उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एडवांटेज मिल जाता है वो आर्चर को। तो जब भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ इंप्लीमेंट करना है, शोल्डर की बैक, अपर बैक स्ट्रेंथ है और रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ है, तो उसका एडवांटेज हम लोगों को लेना चाहिए। ये दो विंडो से, एक तो ये हो गई कि इमीडिएटली आपका जो पीक हाइट वेलोसिटी है वो खत्म हो जाता है, और दूसरी जो फीमेल्स में है उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से जस्ट पहले है ना, वो विंडो है जो आपको आइडेंटिफाई करके आपको उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप वो को सकते हैं कि उसके अपर बैक का जो स्ट्रेंथ है वो आप बढ़ा सकते हो। फिर आता है हमारा पोस्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने देखा जब रंजीत जी बता रहे थे कि वो टी फ्रेंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था हम लोगों को एबीसीज में। सो टी फ्रेंड क्या है कि उन्होंने बोला है कि आप सिर्फ हाथ फैला के देखो और आप वहीं से चालू करो, वो एक बेसिक स्टेप था उन्होंने बताया। तो मेरा ध्यान थोड़ा सा आपको उस तरफ लाना है कि पोस्चर की इंपॉर्टेंस जो है ना वो क्लिनिकली भी इवेल्युएट कर सकते हैं आप। कोच खुद आपके आर्चर की पोस्चर जो है ना वो कुछ हद तक आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने उसको टी करवाया और आपने देखा कि एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर गया है वो आर्चर का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके इधर ट्रैप्स में उसका कोई टाइटनेस हो सकता है, या तो उसका रोम्बॉइड जो मसल होता है उसमें कहीं प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायग्नोस करे, लेकिन अगर प्रॉब्लम भी आपको दिख जाती है उस आर्चर में, तो आप इमीडिएटली आपके स्पोर्ट्स फिजियो से सलाह लेके वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो
पोस्चर असेसमेंट में कैसा है कि आप क्लिनिकली देख सकते हो या तो आप थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसको यूज करके देख सकते हो। लेकिन एक स्टैटिक पोस्चर मतलब सिर्फ खड़े होके आपको हर एंगल में आगे से पीछे से और दोनों साइड से अगर आप देखो तो आपको काफी क्लिनिकली हो सकता है, और हो सकता है आपको कोई इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़े, जैसे ये मैंने पिक्चर में दिखा है। ये कैसा है, एक एंगल्स हमको एक्चुअली क्वांटिफाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये जो प्लेयर आपको दिख रहा है उसका एक ग्रिड होता है पीछे। फोटोग्राफ लेने के बाद जो मार्कर्स लगे हुए थे एंगल आप मेजर करके हमको दे देता है, और वो एंगल्स हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि मैंने बोला कि एक बेसलाइन हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना है, उसके ऊपर हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर 3 महीने बाद हम लोगों ने वापस चेक किया तो अपन पता चल जाता है कि वो कितने सही है और कितने है और कैसे हो गया। तो ये एक हो गया। दूसरी बात जो है कि मैंने बोला कि पूरी की पूरी बॉडी का असेसमेंट या तो पोस्चर देखना बहुत जरूरी है, स्टैटिक पोस्चर। इससे क्या फायदा होता है मैं बोलता हूँ आपको कि हमको अगर इम्बैलेंस है नीचे से ऊपर तक तो ये काइनेटिक चेन पूरी बिगड़ जाती है। और आर्चर का आपको पता है कि बहुत जरूरी है कि पूरी बैलेंस रखें, दोनों बॉडीज जो दोनों राइट और लेफ्ट की जो बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल सिमेट्रिक रहे, ताकि बहुत आसान जाता है। जैसे मैं बायोमैकेनिक्स में आगे बताऊंगा कि आर स्मॉल लिटिल बिट 1 डिग्रीज एंड 1 मिलीमीटर से कितना फर्क पड़ता है आर्चर को, आपको भी पता है एज अ कोच और एज अ आर्चर। लेकिन ये अगर बॉडी में कुछ इश्यूज है तो वो अगर रेक्टिफाई करे तो कैसा है। अभी आगे के वीडियो में आप देखोगे कि अगर आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं बॉडी में इश्यूज है या कहीं ना कहीं ये मसल में प्रॉब्लम है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करे। अभी सेम आर्चर है, उसका जो है एक साइड में ऑब्वियसली आप राइट साइड में देखोगे तो बैक में काफी सारा कर्व है, उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आ चुका है काफी सारा, मतलब कोर वीक लग रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो है कि वही सेम आर्चर का अगर आप करेक्शंस के बाद देखें लेफ्ट में तो काफी उसका पोस्चर सीधा आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने काम किया है अपने पोस्चर के ऊपर और वो स्पोर्ट के ऊपर, और वो अभी आप बोल सकते हैं कि आप बोर्ड ड्रॉ करते हो, अगर आप हाई पाउंडेज का बॉल लेते हो तभी भी आपको बैक में कर्व आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। मतलब आप पूरा अगर फुल ड्रॉ करते हो और फुल ड्रॉ में अगर आपको पाउंडेज हाई है तो ऑब्वियसली लोड पूरा कोर पे आ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो फॉलो थ्रू के बाद भी उसका पोस्चर करेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके कोर में वीकनेस हो सकता है और उसको करेक्शन के बाद आपने देखा कि कैसे। तो ये जो है ना ये बेसिक जो असेसमेंट की मेथड्स हैं वो आपको बिल्कुल सामने से कभी कभी दिख जाती है और उसको सिर्फ करेक्ट करना होता है। दूसरी बात पे हम लोग आते हैं जो है जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अभी जैसा शोल्डर में ऑब्वियसली फोकस करूंगा कि हम लोग जब करते हैं असेसमेंट तो पूरी हेड टू टो करते हैं, लेकिन जब हम लोग जॉइंट रेंज मूवमेंट देखते हैं शोल्डर नेक से लेके वेट तक, शोल्डर का फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक एक एग्जांपल दे दूं। पेनफुल आर्क बोलते हैं हम लोग, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, पूरा हाथ हम लोग उसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल साइड से सामने से लाए, स्पेशली साइड से, तो एक एंगल ऐसा आता है कि जहां पे कभी कभी पेन आ जाता है। तो वो पेन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आगे जाके थोड़ी सी बड़ी इंजरी हो सकती है। तो जब हम लोग रेंज नॉट ओनली क्लिनिकली देखते हैं और मेजर भी करते हैं, लेकिन ये भी उसके साथ साथ पता चल जाता है क्लिनिकली कि वहां पे कोई पेन है या नहीं है। दूसरी चीज आती है कि मैनुअल मसल टेस्टिंग, मतलब क्लिनिकली देख लेते हैं कि कहीं प्रेशर लगा के कि कहीं मसल में दोनों साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वीकनेस नहीं है ना। जैसे हम लोगों ने देखा कि वेरियस जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, वो मेजर करते हैं। तो ऐसे रेंज भी है, मतलब हम लोग को पता है आर्चरी में रोटेशन मूवमेंट आती है। जब रोटेशन मूवमेंट आती है तो ऑब्वियसली अगर वो कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, अगर आपके लैटिसिमस डोर्साई मसल में प्रॉब्लम है और आपको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से वो आपको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो आप कॉम्पेंसेट करना लगते हो। कॉम्पेंसेशन जब आता है तब ऑब्वियसली आपका फोकस पूरा वो कॉम्पेंसेशन की तरफ चला जाता है और परफॉर्मेंस क्या होगा। आप एक दो बार चला लोगे लेकिन वो कॉम्पेंसेट कर करके आपको एक इंजरी भी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है और आपका ध्यान सब उसकी तरफ जाता है। इसलिए ये रेंजेस नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। ये बात हो गई जॉइंट और रेंजेस की। अभी मैं बताता हूँ कि जो क्लिनिकली मसल टेस्टिंग जो करते हैं ना हम लोग, वो कैसे करते हैं। अगले वीडियो में आप देखोगे
कि कैसे अभी ये स्पोर्ट स्पेसिफिक मसल्स में जो बोल रहा था कि ये आपने पिक्चर काफी सारा बार देखा है कि कितने सारे मसल्स होते हैं जो आर्चरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नेक से लेके कोर तक आप देखोगे तो काफी सारी मसल्स है। अभी जब असेसमेंट होता है तो हर एक मसल का कुछ अलग अलग टेस्टिंग भी होता है कि कौन से मसल को कैसे टेस्ट करें, और वो क्विकली क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट होती है जो आप कोई भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स डॉक्टर करवा देते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसके एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये वीडियो में देखो कि कैसे ये प्रॉब्लम ये समझ में आ जाता है। तो बेसिकली कैसा है ना कि ये जो आपका शोल्डर फ्लेक्शन और ग्रेविटी रेजिस्टेड मूवमेंट है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये एलिवेशन में किधर है, कौन सा मसल एक्टिवेट होता है, कितना एक्टिवेट होता है, वो राइट और लेफ्ट में कुछ इश्यूज है नहीं है, वो बहुत जरूरी है समझ में आना ना कि आपको ये बेसिक टेस्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी है तो उसके ऊपर काम करके आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स हटा सकते हो। जैसे ये दिख रहा है आपको कि नीचे प्रेशर लगा के अगर कोई नीचे हाथ गया नहीं गया, फिर ग्रेविटी एलिमिनेट करके भी आप सेम एंटीरियर डेल्टॉइड जो मसल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चरी में, वो मसल आपको टेस्ट करवाना है। तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको वो बो हैंड की हो या आपके जो आपका रिलीज हैंड है उसमें से डिफरेंस क्या कुछ है, प्रॉब्लम्स वो समझ में आ जाता है। अभी आते हैं हम लोग उस इसकी तरफ की जो एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग पूरी शीट बनाते हैं, मेजरमेंट्स रखते हैं, उसमें क्या पता चल जाता है कि नॉर्मल रेंजेस क्या है, एक्सपेक्टेड रेंजेस क्या है, और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसकी एक रिकॉर्ड बन जाती है। आपका ध्यान सिर्फ वापस में शोल्डर की तरफ लाता हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जो है शोल्डर के, जो मैंने हाईलाइट करके बताया आर्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर की मूवमेंट और मोबिलिटी बहुत अच्छी रहे। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको कि अगर आपकी रोटेशंस में इश्यूज है तो ये फिजिकली इश्यूज हो सकते हैं। मैंने बोला जैसे टाइटनेस है, कहीं वीकनेस है मसल की, तो वो अगर आइडेंटिफाई करे और आपका रिकॉर्ड आपके पास रहे तो आपको उस हिसाब से आगे जाके उसमें रेक्टिफाई करके हो जाता है। ये वीडियो में आप देखोगे कि शोल्डर का बोन जो है कैसा है कि शोल्डर का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू डिपेंडेंट जॉइंट है, मतलब बोन टू बोन कांटेक्ट बहुत कम है। तो शोल्डर का जो आपका रेंजेस है वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं हिलता है। शोल्डर आपको भी पता है कि शोल्डर का जो है वो स्कैपुला, उसका क्लाविकल कॉलर बोन और आपका जो हाथ का आर्म का बोन है वो सब साथ में लेके, वो जो लीवर होता है ना वो पूरा लेके घूमता है और वो सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर आप देखोगे कि सॉफ्ट टिश्यूज जैसे जैसे आपका आर्म ऊपर जाता है तो उसके साथ वो शोल्डर ब्लेड भी जाता है। या अगर आपको प्री ड्रॉ में आपको पता चलेगा कि आप जब बोर रेस करते हो तो वो कौन सा मूवमेंट कैसे होता है। दूसरी बात ये आप देखोगे कि जैसे फुल ड्रॉ में आप जब जाते हो, फुल ड्रॉ में जब जाते हो तो पूरा की पूरा स्कैपुला जो है वो आप ये वीडियो में देखोगे कि कैसे बिल्कुल स्पाइन की तरफ वो खींचा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि देखो आप पूरा की पूरा स्कैपुला जो जा रहा है वो स्पाइन की तरफ जाता है। ये फुल ड्रॉ पोजीशन में आप जब जाते हो तो ये मूवमेंट अगर स्मूथ और अच्छी से हो जाए तो बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसके ऊपर ध्यान दे कि मेरा स्कैपुला ठीक तरह जा रहा है, कहीं पेन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि ये मूवमेंट्स अगर सही हो जाती है तो बहुत आसान हो जाता है आपको फोकस करना सिर्फ आपके टारगेट के ऊपर। अब आते हैं फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्विक टेस्टिंग मेथड्स है जिससे पूरी फंक्शंस जो है, मूवमेंट जो है उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अभी इसके ऑब्वियसली ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है जो काफी रिसर्च के बाद एक साथ टेस्ट है जो एक ग्रेकुक नाम के जो यूएसए के साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई करके हम लोगों को दिए। काफी सारा रिसर्च हो चुका है। ये क्या है ना, क्विक गाइड है मूवमेंट प्रोफाइलिंग का। इससे हमको काफी सारी एनालिसिस करने के बाद पता चल जाता है कि मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भी मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा कि ये एक तो ये क्विकली हो सकते हैं, दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना ये पेशेंट का हम लोग अब या अपना आर्चर जो है उसको हम लोग बार बार भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये 7 टेस्ट है, जैसे डीप स्क्वाट है, हर्डल स्टेप है, इनलाइन लंज है। तो ये जो टेस्टिंग है ना उसमें से दो जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं वो अगेन आर्चरी स्पेसिफिक ज्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि
ये जो है दो टेस्ट वो क्या है, ट्रंक स्टेबिलिटी पुशअप। जैसे मैंने देखा आपको एरोहेड से वो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये पुशअप पोजीशन है, लेकिन इसमें हमको करना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 पुशअप मारना है, बस 2 या 3 पुशअप के टेस्ट में हम लोगों को काफी सारी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स की अगर है तो पता चल जाती है। उसमें क्या है, ट्रंक स्टेबिलिटी पुशअप में हमारा फोकस जो है ना अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे होता है। वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो वही एक मूवमेंट ढंग से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक दूसरी है कि अगर आपका फोकस जो है वो कोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि पुशअप में सिर्फ अपर स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है, कोर भी अगर वीक है तो भी आप वो मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो इससे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी टेस्ट में आपको जो हाईलाइट करके दिखा रही है वो शोल्डर मोबिलिटी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चर के लिए कि उसकी शोल्डर की पूरी मोबिलिटी जो है वो सही रहे। अभी कैसा है ना कि ये जो शोल्डर मोबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल आसान है, आपको बस पीछे दोनों हाथ लेके कितना टच होता है वो देखना है दोनों साइड से, वो राइट और लेफ्ट में, उसमें कितनी गैप है, और वो उससे पता क्या चल जाता है हमको कि रिस्ट से लेके एल्बो और शोल्डर और पूरी थोरेसिक भी मूवमेंट है ना, उसमें मोबिलिटी अच्छी है कि नहीं है। तो ये क्विक टेस्ट है, लेकिन इस आइडेंटिफाई अगर करते हैं आर्चर को मालूम हो जाता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस चालू रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो इमीडिएटली रेक्टिफाई करो तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आती है ना वो उसको मैट असेसमेंट बोलते हैं। ये मैट असेसमेंट मैंने बोला, वापस फिर से एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर आर्चर को हर टेस्ट करना हर बार जरूरी है, लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी है और जैसे जैसे आर्चर की लेवल बढ़ती है तो उसको और अच्छे से फाइन ट्यून असेसमेंट करने से उसको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये जो मैट असेसमेंट है ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, दोनों उन्होंने आइडेंटिफाई करी है प्रोसीजर। इसमें ना क्वांटिफाई कर सकते हैं हम लोग मूवमेंट। अभी क्वांटिफिकेशन क्यों जरूरी है, अगर हमको क्लिनिकली पता चल जाता है कुछ कुछ शोल्डर की मूवमेंट है या तो हिप की मूवमेंट है, अगर वो आपको मेजर कर नहीं पा रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब आप गेस कर रहे हो। अभी आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, ये मैट असेसमेंट में ना एक शोल्डर की असेसमेंट टेस्ट है। इससे क्या पता चल जाता है, एक आर्चर का मेल या फीमेल में उन्होंने नॉर्मेटिव डेटा दिया है, इससे पता चल जाता है। ये टेस्ट अगर करने से हमको अगर ये पता चल गया कि अरे ये आर्चर को इंजरी की रिस्क है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसकी मोबिलिटी अच्छी करेंगे ताकि वो इंजरी कम हो जाए, इंजरी रिस्क कम हो जाए। तो ये जो 21 टचेस अगर 15 सेकंड्स में मेल आर्चर कर देता है तो ऑब्वियसली उसकी चांसेस ऑफ इंजुरीज बहुत लो हो जाती है। सेमली फीमेल को ऑब्वियसली वो 23 टचेस, ये रिसर्च से आया हुआ है। तो जो भी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है इसकी बहुत अच्छी है, और ये आइडेंटिफाई अगर पहले हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, आर्चर को एक इंजरी रिस्क से हम लोग बचा सकते हैं। फिर आता है हम लोगों को एक सजेशन, जो मैंने बोला कि पूर्णिमा जी ने काफी बताया कि ऐसे ऐसे स्काउटिंग में हम लोग टेस्ट लेते हैं ना, एक है ना बैलेंस की टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। आप अगर देखोगे कि जैसे ही आपको बाकी की टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट है, उसमें प्लैंक है, आपके जो मैंने बोला कि एंथ्रोपोमेट्री है, उसमें अगर ये एक टेस्ट ऐड करो तो इसको स्टैंडिंग स्टॉक टेस्ट बोलते हैं। इसमें बैलेंस पता चल जाता है वो आर्चर का, और वो बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं आर्चरी में। तो ये बिल्कुल सिंपल सी टेस्ट है, जो एक पैर पे खड़े होके आपको सिर्फ टाइमिंग लेना है एक आर्चर का। जब तक बैलेंस नहीं जाता है 3 बार हर लेग का करो, उसका एवरेज ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आर्चर है इसका आपको आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये आर्चर कितना बैलेंस रख पाता है नहीं रख पाता। तो बेसिकली कैसा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ट ऐड करना आपके इसमें। सिंपल सा टेस्ट है, उसको सिर्फ स्टॉप वॉच लगता है और आपकी टेस्ट हो जाती है, और उसके इन्फॉर्मेशन भी आपको काफी मिल जाती है कि उसका कोर में वीकनेस है या लोअर लेग में वीकनेस है। अब आते हैं एक रेफरेंस में और एक देना चाहता हूँ। रिसर्च काफी होते रहती है, आपको भी पता है, हर फील्ड में होती है। ये जो रिसर्च है वो आर्चरी में रिसर्च किया गया है, पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल आर्चर्स है उनमें, और उनको ऐसा पाया गया कि वर्टिकल जंप टेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कोर मसल की स्ट्रेंथ, जिससे आपको अगर अच्छे से ये कर पाते हैं आर्चर्स तो उनका परफॉर्मेंस उन्होंने देखा कि काफी सुधर जाता है और काफी अच्छा हो जाता है। अब ये क्यों होता है, कोर मसल्स का तो हम लोगों को सब पता है कि जो भी कोर मसल्स पे हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं तो उसका फायदा तो होता है, लेकिन वर्टिकल जंप का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि वर्टिकल जंप वैसे देखा जाए तो आर्चरी में नहीं आता है एज अ स्पोर्ट, लेकिन
वर्टिकल जंप के जो मसल्स हैं, जो भी आप देखोगे कि ये अलग अलग मसल्स है, काफ के है, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, ग्लूटियल मसल्स है और एब्डोमिनल्स है, ये यूज होते हैं आपके जो वर्टिकल जंप में असिस्ट करते हैं। इसकी मदद लेके वर्टिकल जंप बढ़ा सकते हैं अगर ये मसल्स आप स्ट्रॉन्ग करो। या तो ये वर्टिकल जंप टेस्ट जो है वो आप अगर इम्प्लीमेंट कर दो, आप देखो कि हर एक 3 महीने बाद वर्टिकल जंप अगर आप आर्चर का लेते हो और वो अगर अच्छे से कर रहा है और लास्ट टाइम से वर्टिकल जंप अच्छा आ गया है, तो इसका मतलब है उसकी जो मसल्स है ये जो है वो उसको स्टेबिलिटी दे सकती है। और वो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अगर मसल स्टेबल रहे तो उसका बैलेंस भी ठीक रहेगा और वो फोकस ज्यादा कर पाएगा आपके अपने आर्चरी के ऊपर। ये जो जनरल कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना कि फिटनेस की लेवल्स जो है, मैंने जैसे बोला कि मैंने पहले 2-3 स्लाइड में आपको बोला था कि बेसलाइन जो है ना आर्चर की, जो एक आपको रिपोर्ट कार्ड में रखनी है, वो बहुत जरूरी होती है। उसके ऊपर आपका जो प्लान बनता है, जैसे आपको आगे की सेशन में पता चल जाएगा कि फिटनेस जो है एक्सपर्ट आने वाले हैं, वो बताएंगे कि ये कैसे कैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, पावर इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एजिलिटी आर्चरी का इमीडिएटली भाग नहीं आता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाकी जो है कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है, आपका स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको मेजर अगर करके रखो तो बहुत आसान आपका बेसलाइन बन जाता है, उसके ऊपर आप बढ़ा सकते हो। कुछ स्पेशल टेस्ट जो है, मतलब जैसे फिजियोलॉजिकल असेसमेंट है, VO2 मैक्स है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, इसके लिए स्पेशलिस्ट लैब लगते हैं जो अपने ओलंपियन आर्चर्स है उनको ऑब्वियसली जब फाइन ट्यून बहुत ज्यादा और उनका असेसमेंट करना है, और जो आर्चर्स उनको पता है कि बायोमैकेनिक्स से उनको पता चल जाएगा कि उनका अगर कोई एंगल्स में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आपको अगर विजुअली, एक कोच को कैसा है ना कि एक लिमिटेशन होता है कि आप कितना विजुअली देख सकते हो, वो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करके अगर आप देखते हो, जैसे आपका बायोमैकेनिक्स का लेक्चर में आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे एंगल्स, वो अगर आप एक्चुअली टेक्निकली मेजर कर सको तो बहुत आसान हो जाता है आर्चर को कि वो इंप्लीमेंट करे, रेक्टिफाई करे और एक्स की तरफ जाए और टारगेट अच्छे से हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि ये VO2 मैक्स ऑब्वियसली एंड्योरेंस की टेस्ट है, इसमें आपको लैक्टेट थ्रेशोल्ड और VO2 मैक्स हमेशा साथ में होते हैं कि जो लैक्टिक एसिड आपको भी पता है जम जाता है काफी एक्सरसाइज के बाद, वो जब सडनली जंप होने लगता है, बॉडी का एक्सक्रीट करना बंद हो जाती है, तो ऑब्वियसली लैक्टेट जो थ्रेशोल्ड है वो आपको मेजर करना है, और उसके ऊपर आपका ऑब्वियसली ट्रेनिंग लोड भी डिपेंडेंट होता है। बायोमैकेनिकल असेसमेंट की तरफ आते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वो सुनो वो आर्चर क्या बोलता है। ये जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा वो है एक यूएसए के आर्चरी का एक लैब है जहाँ पे वो ओलंपियंस को ट्रेन करते हैं। ये लैब में वो आर्चर की बात भी सुनो और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इतना छोटा छोटा जो चीजें हैं जो हमारे ओलंपियंस जो है उनको अगर कोचेस ने ऑब्वियसली काफी रिलेट कर दिया होगा, जो भी हमारे इंडिया के कोचेस है उन्होंने उनको ऑब्वियसली ये सब पता है कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर छोटी छोटी चीजें जो माइक्रो माइन्यूट जो चीजें हैं वो अगर हम लोग मेजर कर सके और उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सके तो आर्चर को बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रिसीजन है, प्रेशर सिचुएशन में अगर उनको पता है कि ट्यूनिंग में अगर उनकी कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो वो अगर रेक्टिफाई कर सके तो बहुत आसान जाता है। स्किल असेसमेंट्स ऑब्वियसली इसके ऊपर कोचेस प्ले अ वाइटल रोल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है वो कोच का डिपार्टमेंट है का, मोस्टली फील्ड पे ये लोग हो जाता है कि अगर, और ये स्पेशलाइज्ड लैब में होता है। तो आर्चरी स्पेसिफिक जो टेस्टिंग होती है ऑब्वियसली मैंने जैसे दिखाया बायोमैकेनिकल हो, और आगे अब देखोगे कि नॉट ओनली बायोमैकेनिक्स साथ में भी हो सकता है। अभी मैंने भी देखा कि प्रेशर प्लेट पे अगर आप खड़े हो कि प्रेशर कहाँ आपका जा रहा है उसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप नीचे बेस आपका सही नहीं है, आपका बैलेंस अगर सही नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर अगर सब ठीक भी है तो भी आपका हिल सकता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये फोर्स प्लेट में कैसा इंपॉर्टेंट है कि बाजू में आप अगर देखते हो तो कैसे वो प्रेशर जो है वो वेरी हो जा रहा है, जैसे जैसे आप आर्चर पूरी पोजीशन में जाते हैं, फुल ड्रॉ में जाते हैं, फिर कहाँ स्टेबल होता है और फिर रिलीज में कहाँ होता है और फॉलो थ्रू में क्या होता है। तो ये बहुत जरूरी है समझ जाना कोच को कि कैसे कैसे चीजें हो सकती है जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है, स्पेशली
आर्चर जो है, जो हमारे ओलंपियंस है और जो फाइन ट्यून करना चाहते हैं और ज्यादा। आर्चरी स्पेसिफिक के कुछ एग्जांपल्स है स्किल टेस्टिंग में, जैसे बोला हैंड ग्रिप है, हैंड ग्रिप डायनामोमीटर पोर्टेबल मिल जाता है, उससे आपको मेजर कर सकते हैं आपकी हैंड में ग्रिप कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी फोरआर्म में, तो वो आप आसानी से कर सकते हो, आपके आर्चरी के एकेडमी भी कर सकते हो या तो कोई लैब में जाकर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं अटेंशन देना चाहता हूँ ये स्लीप पैटर्न पे के ऊपर। बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो रात को, तो आपका नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 10% कम होने की शंका होती है। तो बहुत जरूरी है स्लीप पैटर्न समझना। वो आपके ऑब्वियसली मेंटल कोचेस जो है बताएंगे कि कैसे रहता है, आपको उसको ट्रेनिंग में भी आ जाता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। रेगुलर आई चेकअप बहुत जरूरी है, जैसे पूर्णिमा जी ने बताया कि स्पेक्टिकल्स है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आर्चरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सही में चेकअप हो चुका है, आप अगर स्पेक्स यूज कर रहे हो, लेंसेज यूज कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही आपका रीडिंग नंबर हो और उस हिसाब से आप कर सकते हो। मेंटल के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार और सब कोचेज और एक्सपर्ट्स यही पे फोकस करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बार बार और रेगुलरली ध्यान देते रहें। ऑन फील्ड टेस्टिंग का एक सैंपल चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है कोरियन एकेडमी से मैंने लिया है। इससे क्या होता है, कोच को पता चल जाता है कि अगर वो उसको कुछ असेसमेंट शुरू में करनी है और उसको एक ट्रैक रखना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक आप खुद आपके हिसाब से एक लिस्ट बनाए। स्कोरिंग सिस्टम भी आप खुद दे सकते हो, इधर पुअर, ओके, गुड, वेरी गुड करना है या 1 2 3 4 5 देना है, ये बिल्कुल कोच के ऊपर है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है ना, ये एक बेसलाइन असेसमेंट बन जाता है, आपको एक मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म जहां से आप क्वांटिफाई कर सकते हो वो आर्चर का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। फिर उसमें उसका स्ट्रिंग हैंड हुक हो या उसका बो रेजिंग हो, उसका प्री ड्रॉ, ड्रॉ, फुल ड्रॉ हो, कौन से मूवमेंट में आप उसको कितने कितने फोर्स से देते हो, आपने जो टेक्निक उसको बताई वो आप समझ पा रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कैसे उसके ऊपर वो इम्प्रूव कर सके। फिर आता है बात जो है ना न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक आर्चर के लिए जानना कि उसका न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आप जो भी खाना खा, किसी ने सुना सुनाई बातों पर कर रहे हो और फिर आप कर रहे हो, आप आर्चरी कर रहे हो, दिन भर का आपका जो कैलोरी लॉस है वो आप रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस पे आपका उसका इम्पैक्ट होने वाला है, इंजुरीज हो सकती है। तो एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवा के आपको पता होना चाहिए कि आपका कैलोरीज अभी कितना जा रहा है और आपको क्या जरूरत है। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट ने ऑब्वियसली कवर कर दिया है सब, लेकिन ये असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए असेसमेंट के अंडर आता है, ये भी आता है, और दूसरा आता है वो मेंटल मेकअप या माइंड असेसमेंट। मैंने जैसे बोला कि माइंड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कि कितना सारे आर्चर्स है कि फिजिकली काफी सारे हद तक ठीक हो जाते हैं, जैसे आपने कितने अपने एक्सपर्ट से सुना है कि माइंड जो है वो एकदम वही स्पेसिफिक मूवमेंट पे अगर काम ढंग से नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। फिजिकली आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्रॉपर हो, फिट हो, आपकी मसल इंबैलेंसेस कितनी भी सही हो, लेकिन अगर आपका मेंटल मेकअप उस टाइम पे सही नहीं है तो आपको बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर काम करें और ये असेसमेंट शुरू से अगर करें, डेली रूटीन बनाए एक मेंटल मेकअप का, जैसे गायत्री जी ने भी बताया था, संजीवा सर ने भी बताया था, ओसेनी सर ने तो बहुत इलाबोरेटली बताया है, आगे भी आप सुनेंगे मुजुमदार सर से। लेकिन ये जो है कि ये पूरी इंपॉर्टेंस जो है इसकी, इसको बेस लाइन से चालू करोगे, इसको असेसमेंट से लोगे तो बहुत आपको उसका फायदा हो जाएगा। अभी ये कब कब करे, ये मैं कैसा है कि ये असेसमेंट हो गया, इतना सब सब अपन लेवल्स पे देख लिया, पूरे पैरामीटर्स देख लिए, लेकिन ये कब करना है, तो ये कुछ मेरी पर्सनल सजेशंस है और कुछ मैंने रिसर्च से लिया है। बिगिनर जो होते हैं उनका इंडक्शन के वक्त तो ऑब्वियसली एक बार कर दिया तो आपको काफी आसान पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि वो टी फ्रेंड जो बताया था एबीसीडी ऑफ आर्चरी में, कि अगर वो वहीं पे कोच को पता चल जाएगा कि उसका टी फ्रेंड टी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा शोल्डर एलिवेट हो रहा है, तो इमीडिएटली असिस्टेंस लेके आप उसको ठीक करवा सकते हो, ताकि आसान हो जाता है, इंजरी नहीं होगी। वैसे ड्यूरिंग इंडक्शन ही बिगिनर्स का करें तो अच्छा है, और फिर एवरी 3 मंथ्स शुरू में इसलिए लगता है क्योंकि वो अलग अलग स्टेप्स सीख रहे होते हैं, कोच से एक स्किल सेट्स आते हैं, तो उसमें कुछ इंजुरीज हो सकती है या होने की संभावना होती है, तो उसके पहले हम लोग उसको पकड़ के आगे हो। तो स्कैपुलर इम्बैलेंस हो जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो वो आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के जो आर्चर्स हैं उनका प्री सीजन में होना बहुत जरूरी है,
जब भी आप एक रेक्टिफाई करते हैं, जैसे आपने देखा है पीरियोडाइजेशन जब बनाते हैं तो उसमें प्री सीजन जो होता है उसमें अगर एक पूरी असेसमेंट आप करवा लें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स, और जैसे ही हम लोग सीजन में चले जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोकस पूरा रहेगा आपके आर्चरी के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, ना कि आपके इंजुरीज और आपके मसल इम्बैलेंसेस के ऊपर। एवरी 5 to 6 मंथ्स अगर ये इंटरमीडिएट आर्चर्स करते रहे तो उनको ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो कभी कभी ये ऑनलाइन हो जाता है, कभी कभी इंजुरीज लगने लगती है, पेन होने लगता है जो बहुत कॉमन है, तो वो उसी टाइम में उसको पैच वर्क करा ले तो बहुत आसान हो जाता है। जो एलिट एथलीट्स हैं अपने हमारे नेशनल्स, वो जो है ना वो प्री सीजन में तो करवा ही ले, लेकिन जब हम लोग टेपर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि पूरा जो फिटनेस हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या आर्चरी का जो ट्रेन लोड बढ़ाते हैं और जब कंपटीशन नजदीक आने लगता है तो ऑब्वियसली हम लोग टेपर करते हैं। वो टेपरिंग फेज में अगर हम लोग वापस एक बार असेसमेंट करें तो हमको ये पता चल जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, जो इमीडिएटली रेक्टिफाई करे और आसानी से उसको सीजन में चले जाए, इवेंट में चले जाए, तो बिना बिल्कुल प्रॉब्लम्स वो इवेंट कर पाएगा। सुपर एलिट जो एथलीट्स हैं, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल आर्चर्स है, ओलंपियंस है, उनको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उनको हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस देना होता है, तो उनका प्री सीजन में तो होता ही है और जस्ट बिफोर टेपरिंग सीजन, लेकिन उनका जो है हर 3 मंथ्स अगर आप करवाते हो तो जो भी छोटी मोटी चीजें सटल लेवल पे हो रही है लेकिन उसका सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो बिल्कुल आइडेंटिफाई होकर उसके ऊपर करेक्शंस हो जाता है। और एज एंड व्हेन नेसेसरी, मैंने जैसे बोला कि कभी कुछ भी छोटा मोटा इंजुरीज लगने लगता है, डिस्कम्फर्ट लगने लगता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करो तो बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा 2 चीजों पे ध्यान देखना जरूरी है। आपका जो न्यूट्रिशन और माइंड का जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके लिए ये जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस पे होना चाहिए, इसका ना कि एवरी 3 मंथ्स और 5 मंथ्स, वो जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको ध्यान रखें। क्योंकि डाइट जो है आपका हर आपके जो ट्रेनिंग लोड है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, माइंड का भी वैसे आपके इवेंट्स के ऊपर होता है, और वो जैसे ट्रेनिंग और इंजरी रिहैब में भी आपको माइंड की जरूरत होती है कि कैसे आपको संभाले आप खुद को, तो ये ऑनगोइंग है। ये सिर्फ फिजिकल असेसमेंट की और जो आपके बायोकेमिस्ट्री है, जो ब्लड टेस्ट है, उसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना है तो बहुत जरूरी है। फिर आते हैं करेक्शंस की तरफ क्विकली। करेक्शंस के बारे में ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये ऑलवेज प्लेयर स्पेसिफिक होती है। जब भी हम लोग अभी इतनी सारे हम लोगों ने एक एक टेस्ट किए, एक एक हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे, मेडिकल इवेल्युएशन से लेके स्किल तक देखे, हर लेवल के देखें, लेकिन उसमें हम लोगों को जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं उसमें हम लोग को करेक्शंस तो करना है। तो करेक्शंस की ये जो कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं मैं, उसमें कैसा फायदा होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे ये MFR मतलब मायोफेशियल रिलीज होता है, नीडलिंग होती है, कपिंग। अगर आपको पता है कि आपके अपर बैक में इश्यू है, आर्चर को पता है कि वो ड्रॉ करते वक्त या तो उसका शोल्डर ठीक तरह से नहीं जा रहा है या उसकी बाइसेप्स जो है वो हाइपरट्रोफीड हो चुकी है, जैसे ज्यादा फिटनेस करने से, मैंने बोला कि नॉट नेसेसरीली आर्चर कैन नॉट बी अ बॉडी बिल्डर, उसमें ज्यादा बाइसेप्स डोले शोले की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, आपकी टेक्निक जो है वो बिगड़ सकती है। इसलिए मसल एंड्योरेंस अलग है और मसल हाइपरट्रोफी अलग है, तो वो जरूरी है, वो आपको फिटनेस एक्सपर्ट जब आएंगे हमारे तब बताएंगे। लेकिन जरूरी है कि ये अगर करेक्शन अगर पहले ही पकड़े जाए तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस ले ले। टाइटनेस है मसल की तो वो चली जाएगी। ये जो चीजें है, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है जो आपको मैं बताऊंगा कि कितने कैसे कैसे एक्सरसाइजेस से आपको, अगर जैसे आपका जो इंजुरीज का रिहेबिलिटेशन का लेक्चर हुआ उसमें आप काफी सारे एक्सरसाइजेस देखे, वही टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे कुछ कुछ करेक्शंस हो जाते हैं। आगे जाके हम लोग जो है मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि कभी इंजरी हो गई, अल्ट्रासाउंड दिया, कभी IFT दिया। वो मॉडिफिकेशन जो है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस करते रहे। एक ही टाइप का एक्सरसाइज दिया और बस आपका काम हो गया, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने बोला वो जब जब आपको दिखाया था कि कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस करें ताकि वो उसके बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जो ये चालू हो जाती है आपकी प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है, मेरे सलाह है कि वो बिल्कुल एवरी सेशन जो है आपका करेक्शन का वो थोड़ा सुपरवाइज्ड हो, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और प्रोग्रेस जो होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर, उसमें मेंटेनेंस की जो एक्सरसाइज, करेक्टिव एक्सरसाइज वो इंक्लूड अगर करे तो बाद में आपको वापस पीछे आने की जरूरत नहीं है, आपको आगे ही चलना चाहिए।
मुझे जैसे बोला मैंने, मायोफेशियल रिलीजेस क्या होती है, वो है ट्रिगर पॉइंट रिलीज। जैसे आपने वो इंजरी मैनेजमेंट और रिहैब सेशन में देखा था कि कैसे ट्रिगर रिलीज करते हैं, मसाज टेक्निक्स होती है उसके ऊपर, आईएफटी जैसे बोलते हैं, मसल स्टिमुलेशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आर्चर जो है सर्जरी करनी पड़ती है उसको, हल्की सी कभी रिपीटेटिव इंजरी, उसको वापस कम बैक करना है तो मसल वेस्टिंग हो जाती है, उसको स्ट्रेंथन करना होता है। स्ट्रेंथन करने के एक्सरसाइज के अलावा कुछ मोडालिटीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिगर पॉइंट रिलीज में हम लोग ड्राई नीडलिंग यूज करते हैं। नीडलिंग मतलब एक्यूपंक्चर, वो आपने परसों भी देखा लेक्चर में कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है स्पाज्म रिलीज करने में। और वो मूवमेंट जो टाइट मसल जो आपको स्कैपुला पकड़ती है और आपको बार बार प्रॉब्लम आ सकती है आर्चरी में, उसमें आपको ये इसका फायदा हो सकता है। पोस्ट करेक्शन देखो आप कि कैसे कभी कभी क्या होता है, शोल्डर्स बहुत आगे आ जाते हैं, और जब आगे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरी टेक्निक, जैसे आपको पता है कि काफी बार हम लोग पूछा कि फुल ड्रॉ में जैसे वो बैरल गन की पोजीशन आनी ही आनी है, वो अगर आपको मसल की वजह से नहीं आ रही है तो इसका मतलब है उसको करेक्शन करके हम लोग वापस उसको रेक्टिफाई करके ये टेक्निक सुधार सकते हैं। सेम है स्कैपुलर मूवमेंट जो है, मैंने बोला कि ये जब फुल ड्रॉ में आप चले जाते हो तो ऑब्वियसली स्कैपुला पूरा स्पाइन की तरफ जाता है, ना कि वो ऊपर जाना चाहिए और बाजू में जाना चाहिए, ग्लाइड होना चाहिए। जैसे आपने वापस मैं बताता हूँ कि आप इंजरी और मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन लेक्चर में देखा विंगिंग कैसे होता है स्कैपुला का, वो आप अगर ठीक कर सको तो ऑब्वियसली आपका सब टेक्निक के ऊपर ध्यान जाएगा, ना कि आपके मसल इम्बैलेंस के ऊपर। बहुत जरूरी है, दो चीजें इसमें याद रखना। एक जो है कि आपको जो है ये आपको जो है ना कि छोटी छोटी जो चीजें मसल इंबैलेंस की, वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे अगर डाल दे तो आपको फोकस जो है सिर्फ आपके टारगेट के ऊपर करना है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप असेसमेंट ढंग से करो, उसको रेक्टिफाई कर दो, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि अरे मुझे यहाँ पेन ही हो रहा है, मुझे यहाँ मसल मेरा पता नहीं कैसे हो रहा है, थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग लग रहा है। ये अगर आप रेक्टिफाई कर दो तो आपका ध्यान जो है ना उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए ये असेसमेंट बहुत जरूरी होती है कि उसके ऊपर आपका ध्यान चला नहीं जाए, उसके ऊपर आपको ये जो आपका ट्रेनिंग, फिटनेस का ट्रेनिंग हो जाता है उसमें ये कवर हो जाता है, ताकि आपको जब आप खड़े हो जाते हो आपके आर्चरी के लिए तो बस आपका एक ही टारगेट होता है, वो एक्स और 10। बाकी आपको ये इसकी इसलिए वो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको धकेल देना, ये चीजें बहुत जरूरी है, उसको ट्रेनिंग से आ जाती है। तो हमको क्या करना है, मैंने जैसे बोला वैसे कि सबको क्या चाहिए कि ये जो आर्चर्स है हमारे, ये सब जूनियर से लेके ओलंपियन तक जाए, और ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग उसका जोड़ दे, ये सब एक्सपर्टीज उसमें लगा दे। और कोचेस जो है ऑब्वियसली आप टेक्निक और स्किल के ऊपर ध्यान दें, और हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करें, एक आर्चर को हेल्प करें अच्छे बनने में। और मैंने बोला जैसे सब कॉन्शियस लेवल पे ये सब डाल दिया तो ऑब्वियसली टारगेट बहुत आसान है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। फिर आता है कि क्विकली मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ होता है। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है हल्की सी, कि एक अलग अलग सिटीज में मैंने इंडिया के जो है वो डाली है कि एक यूजुअली अगर जरूरत पड़ी किसी आर्चर को या कोच को ले जाने की कि ये बेसिक कुछ करना है, तो ये मेजर सिटीज में आपको कहाँ कहाँ ये जैसे दिल्ली में है प्रो हेल्थ है, चेन्नई में रामचंद्र यूनिवर्सिटी में, तो वो काफी बड़ा सेंटर है जहाँ पे वाया मैकेनिकल असेसमेंट भी काफी होती है। ऑब्वियसली वो बहुत कॉस्टली इसलिए बहुत कम है। मुंबई में है, निखिल करता है, कोलकाता में है, पुणे का फिट टू स्पोर्ट है, ऑब्वियसली अहमदाबाद में है ट्रांसटीडिया का, चंडीगढ़ का है, बैंगलोर में है, और जो पूरे सेंटर्स है अभिनव बिंद्रा के वो उसमें भी हो जाता है। तो ये बेसिकली एक कंसाइज लिस्ट है जो मेरे तरफ से आती है। उसमें बेसिक इक्विपमेंट्स की तरफ आते हैं हम लोग की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीजें अगर आप कोच आपके पास रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आर्चर को आपको बिल्कुल ट्रेन करना भी और कुछ आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रेक्टिफाई करना भी। मोबाइल फोन में छोटे छोटे फ्री ऐप्स है, जैसे आप बिल्कुल अब उनका हार्ट रेट मॉनिटर मेजर कर सकते हो। आपको जो मैंने बोला कि बॉडी असेसमेंट के लिए आप पोर्टेबल मशीन है, टेनिस बॉल और बॉल की एक्सरसाइजेस है, बैलेंस के लिए आपको बोर्ड है, बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग में भी आता है, और आपको ऑब्वियसली आपको टेस्टिंग भी करना है। तो बैंड और लूप्स को ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो आपके पास है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है छोटा सा पोर्टेबल, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो है कि छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप रखोगे तो काफी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको स्पेशलाइज्ड सिर्फ लोगों की जरूरत होती है, कुछ चीजें जो है बेसिक अपने लेवल पे हो जाती है, जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं समराइज करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने अब तक जो किया है वो क्या है।
जैसे मैंने बोला कि स्किल असेसमेंट आप कर ही रहे हो, तो बहुत जरूरी है स्किल असेसमेंट के साथ फिजिकल, मेडिकल और क्लिनिकल असेसमेंट करें। वो जो है रिलेटेड एक्सपर्ट जो है उनकी हेल्प लेके एक पीरियोडिक असेसमेंट में इंक्लूड करें ये प्रोग्राम को। असेसमेंट जो है मैंने बोला कि डिफरेंट लेवल्स पे आते हैं, जैसे बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, एलिट, प्रो एलिट, उस लेवल से उनके असेसमेंट के आप प्रोग्राम में इंक्लूड करें। और अगर ये आप आइडेंटिफाई करते हो, करेक्ट करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो एक्सरसाइज प्रोग्राम को, तो आप नॉट ओनली इंजुरीज आपकी कम हो जाएगी, बट डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अजीत फॉर द वंडरफुल सेशन। हमें श्योर हैं हमारे कोचेस, हमारे आचार्य जो जुड़े हुए हैं, उन लोग ने देखा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप डॉक्टर अजीत मपारी को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके मोबाइल पे, उनके थ्रू वेबसाइट और ऑल्सो थ्रू द ईमेल आईडी। अगर कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज आपके बच्चे होंगे, आप जरूर ज्वाइन करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने बहुत सरल तरीके से बताया कि कौन से स्पोर्ट्स साइंस का महत्व कितना होता है किसी भी आर्चर को ट्रेन करने के लिए, इलीट आर्चर बनाने में, स्पेशली जब ओलंपिक की तैयारी करते हैं। स्पोर्ट्स साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए निभाता है क्योंकि जब हम टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजियोलॉजिकल असेसमेंट करते रहें टाइम टू टाइम, बिकॉज तभी हमें बॉडी के इम्बैलेंस का पता चलेगा, और अगर बॉडी के इम्बैलेंस का पता चलेगा तभी हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उसके बारे में पूछेंगे। तो डॉक्टर अजीत, पहला क्वेश्चन है कि हम अपने लंबर लॉर्डोसिस पोस्चर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कैसा है, लंबर लॉर्डोसिस जो है ना, वो कोर का भाग, पूरा पार्ट आता है। तो कोर में आपको पता है कि एब्डोमिनल मसल्स भी है और लोअर बैक मसल्स भी है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर कोर स्ट्रेंथनिंग में आप वेरिएशन लाए, बेसिकली कैसा है ना, पेल्विस जो होता है ना हमारा, पेल्विक अगर टिल्ट हो जाता है, जैसे मैंने वो वीडियो में आपको दिखाया था कि एक आर्चर जो है उसका काफी सारा लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है। तो उसमें कैसा है, अगर पीछे के जो मसल्स है आपकी, जो स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, वो मसल को आप अगर स्ट्रेंथन करते हो तो अपने आप जो पीछे लॉर्डोसिस जो होता है ना, वो करेक्शन होने लगता है। तो आपको आपके फिटनेस ट्रेनर से बिल्कुल एक सलाह ले लो कि जो कोर एक्सरसाइजेज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ले। सिर्फ प्लैंक करने से नहीं होगा, आपको जो है ना वो अलग अलग एक्सरसाइजेस कोर की आती है। जैसे डेड बग है, मतलब आप ऊपर नीचे लेट के आपके अगर दोनों पैर ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट होने लगता है। आप समझ लेना कि अगर आप पीठ पे सोए हुए और दोनों पैर आप ऊपर लेते हो और आप पूरे ऊपर लेते हो तो अपने आप बैक जो है वो स्ट्रेट होने लगता है। कोर एक्टिवेशन से लेके आपको अगर एक्सरसाइज आप थोड़ा मॉडिफाई करें तो आपको धीरे 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 वो लॉर्डोसिस कम हो जाता है, प्रोवाइडेड उसमें पैथोलॉजी ज्यादा नहीं है। तो बहुत अच्छा सा बताया डॉक्टर साहब ने, और थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे। अगर आप लोग ने पुराने सेशन को सुना होगा, दो चीज प्रिंसिपल जो आर्चरी का उसको कभी नहीं भूले कोचेस। पहला चीज है जो टी स्टैंस होता है। टी स्टैंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टी स्टैंस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी नहीं भूलना है जब बच्चे को शुरू करते हैं, कि क्या उसका बो पाउंडेज आपने ज्यादा तो नहीं दे दिया। ये जो बैक का पोस्चर का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी कम है, पाउंडेज आपने ज्यादा दे दिया। जब आप शूट करना शुरू करते हैं, खींचने लगते हैं, आप बॉडी का पावर नहीं रहता है, इसलिए आप पूरा बॉडी को बेंड करते हैं। तो पहली गलती होती है जब हम हायर पाउंडेज देते हैं। दैट मीन्स हमने देखा, इसके पहले डॉक्टर संदीप ने भी बताया कि हमेशा, और हम लोग ने बिगिनर्स में, एलीट में हमेशा देखा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा बो का जो पावर है वो हमारे स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल। टी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आप देखेंगे टी स्ट्रेंथ नहीं फॉलो हो रहा है, समझ जाइए कि आपका स्ट्रेंथ, बच्चे का जो स्ट्रेंथ है वो कम है। और तीसरा जो उन्होंने रिकवरी का बताया वो, और जो रेमेडियल एक्शन बताया वो ये है, जो कि आगे आपको बताएंगे फिजिकल ट्रेनर। कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे एक्सरसाइजेस डॉक्टर मिस्टर नीलेश जो हमारे फिटनेस ट्रेनर है वो लेके आ रहे हैं, आपको बताएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए, लो पाउंडेज से स्टार्ट कीजिए, बो ड्रॉ काफी कीजिए, क्योंकि बो ड्रॉ जब करते हैं तो ऑब्वियसली आपके वो मसल्स जो यूज होने हैं वो यूज होते हैं। तो अगर इस तरह से अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस और प्रॉपर पाउंडेज यूज करेंगे तो ये इंजरीज से काफी कुछ प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। I am 14 years old. I have pain on my latissimus dorsi. How do I reduce?
there are couple of reasons why there is pain in the lat dorsi. Basically, जैसे आपने एक चीज जो बोली है सर अभी की, अगर आपका पाउंडेज आप ढंग से नहीं यूज कर रहे हो, आपके 14 ईयर के हिसाब से, आपके वेट और हाइट के हिसाब से आप नहीं कर रहे हो, तो ओवरलोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पहले जांच ले। अगर आप ओवर यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेन आएगा आपको। और दो चीजें और एक हो सकती है उसमें, कैसा है कि कभी कभी क्या होता है कि लैटिसिमस डोर्साई अगर पेन वहां पे हो रहा है आपको, तो कहीं वो लैटिसिमस डोर्साई का ही पेन है कि नहीं, वो क्लिनिकली ऑब्वियसली एग्जामिन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि रोम्बॉइड्स में भी पेन आ जाता है और हमको लगता है कि वो लैट डोर्सी का पेन है। और रिट्रैक्शन अगर आपका स्कैपुला का ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे पेन आने की पॉसिबिलिटी है। तो दो चीजें चेक करें प्लीज आप। एक है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर नॉट यूजिंग ओवर यूजिंग योर ट्रेनिंग, और दूसरी बात है कि वो आपका स्कैपुलर मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली एक पहले तो आप रिकवर कर ले ये पेन से और फिर ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें। दो चीजें आप ध्यान में रखें कि पाउंडेज ज्यादा है, बहुत ओवर ड्रॉ में आपको, फुल ड्रॉ में आपको अगर पाउंडेज से प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली वहां पे आपको डेफिनेटली पेन चालू हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें कि आप 14 ईयर ओल्ड हो, आपका ग्रोथ स्पर्ट हो सकता है। जब आप ग्रोथ स्पर्ट में कुछ ज्यादा ओवर यूज करते हो तो आपकी इंजुरीज बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, लेकिन ये रेक्टिफाई हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 14 साल के बच्चे के लिए हार्ट बीट कितना होना चाहिए? हार्ट बीट का कैसा है कि ये ट्रेनिंग के ऊपर है, ये आप ऐसा नॉर्मल हार्ट बीट तो नॉर्मली होना चाहिए सबका, लेकिन ये जब आप ट्रेन करते हो तो दो चीजें हैं में ट्रेन करते हो। हार्ट बीट को आपको नॉर्मल कैसे लाना है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद, वो बहुत जरूरी है। जैसे कल आपने डॉक्टर हुसैनी को सुना कि उन्होंने अपने सामने हम सबके सामने ही उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हार्ट रेट वो कैसे जल्दी से नीचे ला सकते हैं। तो हार्ट रेट नॉर्मल जो होता है ना, वो आपका जो इंटेंसिटी लेवल जैसे जैसे फिजिकल आप एंड्योरेंस लेवल बढ़ाते हो ना, उस हिसाब से आपका हार्ट बेसलाइन हार्ट रेट है ना वो कम कम होते जाता है। वो आर्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली बाय मेडिटेशन आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन आप अगर आपका फिजिकल एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अगर आप अच्छी तरह से साइंटिफिकली बढ़ा है, तो भी आपका हार्ट रेट जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट वो बहुत कम आता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्चर के लिए कि अगर आपको बेस्ट पॉसिबल जो आर्चर होते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है ना वो 50 के आसपास आ जाता है, बिल्कुल रेस्टिंग हार्ट रेट, वो बहुत जरूरी है उनके लिए करना और वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको बता दें, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, पहले भी हम लोग ने स्काउटिंग ऑफ कैडेट्स में बताया, जब हम कोरियन सिस्टम की बात करते हैं उसमें भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आर्चरी के लिए होता है आपका हार्ट रेट। हार्ट रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आपके बॉडी मसल्स रिलैक्स नहीं करेंगे, जब तक आपका तब तक आप बहुत पीक में आप शूट नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी लेवल अगर हाई रहेगा तो शूट नहीं कर पाएंगे। तो आप आने वाले जो सेशन होने जा रहा है डॉक्टर मजुमदार का, वो बताएंगे कि ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन से कैसे अपने हार्ट बीट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जितना ज्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग, वो आपके अभी आएंगे मिस्टर नीलेश, वो आपको बताएंगे कि एंड्योरेंस जो रनिंग होता है कैसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्चरी का। अगर आप एलीट आर्चर बनना चाहते हैं, अगर आप ओलंपिक्स में मेडल जीतना चाहते हैं, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपका लोअर हार्ट बीट रहेगा 60 to 80 के बीच में आप अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे ही 80 के ऊपर बढ़ने लगेगा आपका एंजाइटी आ रहा है और उसकी वजह से आपके नर्व्स कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और तब आप क्या करेंगे, चांसेस है कि एक्स की जगह आपका 10 लग या 9 भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना एंजाइटी बॉडी में बिल्ड कर रहा है। तो कृपया इसका ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लोअर बैक का कर्व ज्यादा हो तो यूज स्ट्रेट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी? उसी का तो आंसर था, वो लंबर लॉर्डोसिस उसी को बोलते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो सेम है, और सर ने जैसे बताया कि आपका पाउंडेज आप देख लो, अगर आप हेवी पाउंडेज में यूज कर रहे हो तो उसमें काफी सारा लोड आपके कोर के ऊपर आ जाता है और आपका लंबर लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, वो कर्वेचर बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो पाउंडेज ध्यान से एक बार चेक करवा ले, क्योंकि वो ही पॉसिबिलिटी है ज्यादा आर्चर में कि वो लंबर कर्वेचर ज्यादा बढ़ जाता है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट होती
है, आपका अगर आई डॉक्टर के पास चले जाते हो तो आपको एक कलर्ड स्क्रीन मिल जाता है जो जिसमें काफी सारे बॉल्स लगे हुए रहते हैं कलर के, मतलब प्रिंट आउट होता है, उसमें से आपको नंबर आइडेंटिफाई करना होता है। वो अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आपको आपके आई डॉक्टर बता देंगे। इसमें दो चीजें हैं, रेड और ग्रीन जो कलर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जो कलर ब्लाइंड होते हैं। और आर्चरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको टारगेट में लाइंस जो है वो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, वो इनहेरेंट होती है, उसको सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको ढंग से टारगेट नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आई एम सॉरी टू से बट ये फिर स्पोर्ट आपके लिए नहीं है। आपको दूसरी बात है, अगर आप बहुत पैशनेट है और सोचे तो आपको सिर्फ एक्स दिखना चाहिए फिर, और देखो कि आपको 10 दिखा तो बात खत्म, फिर आपको लाइंस नहीं भी दिखी तो और कलर भी हो। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि अगर लाइंस आपको ढंग से नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको प्रेशर बढ़ता है। आप समझ लो एक बात कि अगर कलर ब्लाइंडनेस में आपको नहीं दिख रहा है अच्छा, तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ेगा, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आई डॉक्टर आपको एक बिल्कुल सिंपल सी टेस्ट होती है पढ़ने की, उसमें से आ जाती है। फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या करना चाहिए? फ्रोजन शोल्डर में काफी सारे इश्यूज होते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। फ्रोजन शोल्डर मतलब आपको हाथ पूरा ऊपर आपका उठता नहीं है और पेन होता है, तो इसका रोटेटर कफ से संबंध हो सकता है, इसका इम्पिंजमेंट से संबंध हो सकता है, इसका मसल जो टाइटनेस होता है, मैंने बोला ट्रैप्स है, रोम्बॉइड्स है, ये जो मसल इसकी टाइटनेस है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक बार आइडेंटिफाई कर ले आपकी फ्रोजन शोल्डर क्यों है, और फिर एक्सरसाइज ऑब्वियसली एक चीज है कि अगर ग्रेजुअली एक्सरसाइज आप प्रोग्रेस करो, एक बार वो मसल आइडेंटिफाई हो गई कि कौन से मसल्स की वजह से आपको टाइटनेस और फ्रोजन शोल्डर आ रही है, तो फिर आसान जाता है। यूजुअली ये बहुत एल्डरली पेशेंट्स में या आर्चर्स में देखे जाते हैं। यंग आर्चर्स में फ्रोजन शोल्डर नहीं देखे जाते, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। How come an archer will identify whether he's suffering from tendinitis or bursitis when shooting? कैसा है कि बहुत सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन बर्साइटिस का जो पेन है ना, वो आपको बिना मूवमेंट के भी आएगा, मतलब आप बैठे भी है तो भी आएगा। लेकिन टेंडिनाइटिस का जो पेन है ना, वो आपको कैसे है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, और आप अगर 50 एरोज का शूटिंग हो गया आपका और फिर पेन चालू हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो टेंडन के ऊपर लोड आने लगता है और फिर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप ये टेंडन का पेन हो सकता है। क्योंकि रिपीटेटिव एक्शंस जब आप वो टेंडन को यूज करते हो तब वो इन्फ्लेमेशन आ जाता है टेंडन का, और उसको टेंडिनाइटिस बोलते हैं। बर्सा जो है वो एक सैक होती है फ्लूइड की, जो आपको पुली में जो कुशनिंग में यूज होती है शोल्डर में, वो जो उसको अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसको वर्साइटिस बोलते हैं। वो क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग एग्जामिन करके, तो आपको फिजियो आपको बता देगा कि ये टेंडन की पेन है या बर्सा की पेन है। हमारे लेफ्ट शोल्डर में पेन आता है जब हम बो को ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? करेक्ट। तो मैंने जैसे पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि पेनफुल आर्क बोलते हैं हम उसको। जैसे हम लोग बो उठाते हैं लेफ्ट में, तो वो पेनफुल आर्क जो आता है ना, वो बहुत कॉमन है आर्चर्स में। तो उसमें कैसा है ना, इम्पिंजमेंट करके एक सिम्टम होता है। जब आपका वो जो, जैसे आपने बर्सा की बात आपने सुनी, उसमें कैसा है ना, रोटेटर कफ जो आपका जो शोल्डर बोन है और जहाँ पे वो कॉलर बोन है और शोल्डर बोन में जो कनेक्शन होता है, उसके नीचे वाला टिश्यू जो है ना, वो अगर पिंच हो जाता है, वो पिंच कब होगा, जब आप ऐसे हाथ उठाते हो लेफ्ट वो उठाने के लिए, तो वहां पे वो मसल पिंच हो जाता है, तो उसकी वजह से वो पेन आता है। तो इसके रीजंस ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। वो आपको अगर करेक्ट करो और स्ट्रेंथन करो आपके शोल्डर के मसल्स, तो ये पेन काफी कम हो जाता है और ऑब्वियसली री इंजुरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हमारे राइट शोल्डर इंजरीज के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ब्रॉड ड्रॉइंग एल्बो का जो ड्रॉ करते हैं, राइट शोल्डर इंजरीज के लिए क्या करना चाहिए? ये जो है ना सर, ये काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जब हम ड्रॉ करते वक्त पेन आता है अगर शोल्डर में, तो ये सामने की जो मसल भी है ना, इसको पेक्टोरलिस बोलते हैं, ये भी अगर आपकी टाइट है तो ऑब्वियसली आपको पुल करने में, फुल ड्रॉ करने में, ये मसल, ये जो यहाँ की चेस्ट की मसल है, वो भी आपको बिल्कुल परेशान कर सकती है। सो पेन कहाँ आ रहा है उसके ऊपर भी उसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। अगर ये आपको ड्रॉ करते वक्त आगे की तरफ पेन आ रहा है तो उसमें दो है, एक
डेल्टॉइड का जो मसल टेंडन होता है, बाइसेप्स का जो टेंडन होता है वो भी आ सकता है बीच में, क्योंकि आप जब फुल ड्रॉ करते हो तो बाइसेप्स ऑब्वियसली एक्टिवेट हो जाता है। जब आप पूरा फुल ड्रॉ करते हो तो ऑब्वियसली आपका पेक्टोरल्स और एंटीरियर कैप्सूल जो है, जो जॉइंट कैप्सूल होती है, वो भी स्ट्रेच हो जाती है। तो अगर उसकी रीजन हमको पता चल जाती है कि एग्जैक्टली पेन कैसे, इसलिए मैंने बोला कि फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है कि कौन सी मसल, ये सॉफ्ट टिश्यू डिपेंडेंट जॉइंट है, कहाँ कहाँ कौन से मसल कहाँ कहाँ अटैच्ड है, उसके ऊपर से अगर हम लोग डायग्नोस करें तो बहुत आसान हो जाता है उसका ट्रीटमेंट। और फिर बिल्कुल मैंने बोला कि अगर पेन शोल्डर में कहाँ आ रहा है उसके ऊपर हम लोग अगर फोकस करके ट्रीट करें तो वो पेन चला जाता है। अब बहुत बार हम लोग जब शूट करते हैं कंपाउंड आर्चर्स में, क्योंकि वो अपना ट्रिगर को यूज कर रहे हैं, तो उनके इंडेक्स में या फिंगर्स में पेन आता है। ऐसे चीज के लिए क्या करना चाहिए? कैसा है कि अपने आपने परसों लेक्चर भी सुना होगा कि जिसमें ये फोरआर्म की जो मसल्स होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टेंडेंस है जो कंट्रोल करती है फिंगर्स को सीधा या बेंड करना, उस टेंडेंस को या उस फोरआर्म की मसल्स को, यहाँ टेंडेंस तो यहाँ से शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से मसल चालू हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि उसकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपको करे। छोटी छोटी मसल्स के ऊपर ध्यान दे, ये परसों भी आपने सुना कि आप लोग सिर्फ बड़े बड़े मसल्स पे कभी कभी ध्यान देते, छोटी मसल्स पे देते नहीं। तो जैसे आपको हल्के से 2 एक्सरसाइजेस बताता हूँ। एक जो है ना आपका जो बेसिक एक रबर बैंड होता है जो हम लोग पेपर या इस पे लगाते हैं, वो रबर बैंड अगर आप इसमें लगा दे हाथ में ऐसे, और ये ऐसे लगा दे हाथ में और ऐसे खोले और बंद करे, खोले और बंद करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक आर्चर के लिए। अगर आप ये आप दिन भर बैठे बैठे करो, आप टीवी देख रहे हो, हल्का सा ऐसे खोल के बंद करो एक 25 टाइम्स 30 टाइम्स दिन में, और दोनों हाथ का करो। इससे क्या होता है ना, ये छोटी छोटी मसल्स जो है फोरआर्म की वो काफी स्ट्रेंथन हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बैठे बैठे इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो। और वो अगर छोटी, जब आप ऑब्वियसली पुल करते हो, ड्रॉ करते हो, तो वो उसमें आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगी अगर मसल्स आपकी अच्छी हो जाए तो। इसमें एक चीज और बता दें आपको कि आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका फिंगर्स में या आपके बो आर्म में जो आप देख रहे हैं, दैट मीन आप गलत मसल्स यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने में, ये हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। आपका बैक पे पावर जाना चाहिए। जैसे हमने आपने एलीट कोचिंग में बताया कि 60% लोड आ जाता है प्री ड्रॉ में, 80% 95% पहुंच जाता है जब आपने बैक मसल्स को प्रॉपर यूज करते हैं। तो अगर आप बैक मसल्स को प्रॉपर यूज करेंगे, ये सिर्फ क्या होता है, ये हुक होता है। जब आप शूट करते हैं, दिस इज जस्ट हुकिंग, आपको रिलैक्स करना होता है। आप जब कंपाउंड यूज करते हैं तो आपका ये अगर ट्रिगर यहाँ पे है तो आप देखिए बैक को जब आप टाइट करेंगे अपने आप इसमें टेंशन आता है, आपको दबाना नहीं पड़ता। अगर फिंगर्स को आप दबा रहे हैं, फिंगर्स को अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, उसमें अगर प्रेशर आ रहा है, तो दैट शोज योर बैक मसल्स आर नॉट वर्किंग। गलत मसल्स यूज करेंगे तो चांसेस ज्यादा है इंजरी आने का। आपको प्रॉपर मसल्स को यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक अच्छे कोच से सीखे कैसे हम प्रॉपर मसल्स को यूज करेंगे, कैसे हम ट्रांसफर टू जो होल्ड बोलते हैं वो कैसे होगा। जब आप बायोमैकेनिकली आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे, तब आपका क्या होगा, अच्छा से आपका कभी भी मसल शोल्डर इंजरी नहीं होगा, आपके फोरआर्म्स में, रिस्ट में आपके कभी पेन नहीं आएगा। क्योंकि जब आप बायोमैकेनिकली शूट करते हैं तो आप बोन्स का पावर को यूज करते हैं और इसलिए मसल इंजरी कम होती है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करते हैं, चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे कि आपको इंजरी होगा। तो इस चीज का ध्यान दें। और दूसरा ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हायर पाउंडेज का बो जब तक आपका एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाए मत यूज कीजिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आता है जब आप हायर पाउंडेज का बो यूज करते हैं और 300 एरो चलाते हैं, तो बॉडी में आपके टेंडन्स में आपके इन्फ्लेमेशन आता है और इस तरह से इंजरी होने की चांसेस रहती है। हम अपने राइट हैंड स्केपुला या ड्रॉ हैंड को कैसे डेवलप किया जा सकता है? कैसा है कि 2 चीजें हैं। आप अगर अच्छे से वार्म अप करते हैं तो ऑब्वियसली वार्म अप में आपके थेराबैंड की एक्सरसाइज जो बताई गई है वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है ना कि आपके जो रिट्रैक्टर्स होते हैं, जो आपके मसल का स्कैपुला जो है आपको स्पाइन की तरफ ले जाना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है, रोम्बॉइड्स और लिवेटर जो है वो आपके ऊपर है ट्रैप्स से। आप अगर धीरे धीरे स्ट्रेंथन करें तो उसमें कैसा है ना, बेसिक में बोला पुशअप जैसा एक चीज है, आपको रोइंग जैसा एक चीज है। जैसे मैंने बोला कि आपको अगले ये एक्सरसाइजेज जो है ना वो आपको हमारे फिटनेस एक्सपर्ट जो आने वाले हैं वो तो बताएंगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये जो स्कैपुला की मसल्स है वो अगर आप सिस्टमेटिकली ट्रेन करें ना तो बिल्कुल आसान है। मैं बोला कि सिर्फ सिस्टमेटिकली करो, डिसिप्लिन रखो आपके एक्सरसाइज में, ज्यादा
हाइपरट्रॉफी लाने की कोशिश मत करो, इससे ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली रिट्रैक्टर्स हैं, आपका थेराबैंड के एक्सरसाइजेज जो बताए हैं परसों, रिहैब में भी बताया, इंजरी प्रिवेंशन में बताया, वो अगर आप इंप्लीमेंट करो तो ये मसल्स बिल्कुल ट्रेन हो सकती है और सिस्टमेटिकली हो सकती है। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, इसीलिए बहुत जरूरी है। देखिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स, हमारे स्पोर्ट मेडिसिन डॉक्टर, हमारे जितने भी अभी तक जुड़े हुए, सबने एक ही चीज बोला, वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती कभी मत कीजिएगा। बहुत बार हमने देखा है आचार्य ये गलती करते हैं, शूटिंग खत्म हुई, वो पैक किया चले गए, कूलिंग डाउन नहीं किया। कूलिंग डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है इंजरी प्रिवेंशन के लिए। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड फ्लो मसल्स पे जाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूलिंग डाउन, वार्मिंग अप करें। जैसा इन्होंने बोला, एक्सरसाइजेज हैं आपके थेराबैंड के साथ, आपके वार्मिंग अप के एक्सरसाइजेज हैं, बिगनर आर्चरी में हम लोग बताया था, ये सब का ध्यान रखिए। अभी आपके फिटनेस एक्सपर्ट आने वाले हैं, वो बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे आईज जो वाटरी हो जाते हैं, ब्लड हो जाते हैं, पानी निकल जाता है जब हम, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहीं एलर्जी नहीं है डस्ट की, क्योंकि कैसा है, आर्चर काफी सारा ट्रेनिंग में आप बहुत चलते हैं, आप डस्ट आती है कहीं कहीं आपको, तो उसकी एलर्जी हो सकती है, इसलिए पानी वाटरी हो जाती है। एक दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे अंदर हमारे जहां से आंसू निकलते हैं, वो उसको लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं, उसका अगर वो कहीं एक ब्लॉक है तो उसका वो ब्लॉकिंग की वजह से एक आई ड्राई हो जाती है, दूसरी तरफ से उसको पानी आना चालू हो जाता है। तो ये आपको एक आई डॉक्टर के आइडेंटिफाई कर, ज्यादा अगर मॉइस्ट हो रहे, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो कहीं आप एलर्जी तो नहीं है किसी, कई कोई भी ग्रास की एलर्जी हो सकती है, डस्ट की एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव गियर आप यूज करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते, वो यूज करके एक बार देख लो कि अगर आपको बेसिक 0 नंबर के अगर प्रोटेक्टिव वेयर पहन के अगर आप शूट कर रहे हो, जिससे आपको बाकी टेक्निक में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कोई अगर कम हो जाता है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और कुछ करने की। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हम 14 साल के हैं और 20 और 30 एरो चलाने के बाद मेरा आर्म फ्रीज कर जाता है, तो ऐसे स्टेट में क्या करना चाहिए? अभी दो चीजें हैं सर, बार बार बता रहे हैं कि एक आपका पाउंडेज आप एक बार चेक करवा लो कि आप हैवी पाउंडेज से तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत है कि आपको ऑब्वियसली ओवर यूज कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप 14 ईयर ओल्ड हो, आप फिटनेस क्या कर रहे हो। अगर आपका मसल जो है वो थेराबैंड का यूज कितना कर रहे हो, आप ऑफ जो पैटर्न है आपका एक्सरसाइज का कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि इसका ब्लेम आप आर्चरी, अगर 12 15 14 आपका आर्चर चलाने के बाद आपको अगर पेन हो रहा है और स्टिफ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप कंडीशन नहीं कर रहे हो आपके मसल्स को। तो वो बहुत जरूरी है कि आप एक बार थोड़ा सा एक प्लान बनाए, आपकी जो मसल्स है, मसल एंड्योरेंस है, उसको आप रबर बैंड वार्म अप आप ठीक तरह से करो। क्योंकि अगर 15 आवर्स के बाद पेन हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं आपके पैटर्न में जो है ना वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि बाकी कुछ प्रॉब्लम हो, 8 दिन में आसान उसको आप ही सॉल्व कर सकते हो अगर आप कोई सिस्टम फॉलो करो। क्योंकि कितनी बार मैंने ऐसे देखा है कि आर्चर्स क्या है ना, अगर लेट हो गए पहुंचने में उनके क्लास को, तो वार्म अप बिल्कुल 5 मिनट में खत्म कर देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब आए, बैग डाला, लिया, चालू किया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, ये बहुत गलत है। आप लेट पहुंचो ना, नो प्रॉब्लम, कोच से रिक्वेस्ट करो कि मैं पूरा वार्म अप करके ही ज्वाइन करूंगा। ये बहुत सिस्टमेटिकली अगर आप करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप 8 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप खुद ही। बहुत अच्छा बोला डॉक्टर जी, और ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हम बार बार आपको बता रहे हैं, हर सेशन में बता रहे हैं, जरूर आप ना बो पाउंडेज चेक कीजिए, आप ज्यादा ओवर यूज तो नहीं कर रहे हैं। हाई पाउंडेज, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, आपने देखा ये पूरा जो कार्यक्रम जो भारतीय प्राधिकरण लेके आया है, खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ, ये इसलिए लाया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। और जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे 4 कंपोनेंट आपको बताया, मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल और बो का हमने आपको बता दिया। हमने आपको मेंटल बताया, फिजिकल का मिस्टर नीलेश आने वाले हैं, 2 सेशन के बाद वो लेने वाले हैं। वो आपको एक प्रोग्राम बताएंगे, एक अर्ली, मतलब जो अंडर 12 इयर्स बच्चे, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 के बच्चे हैं, क्या प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए, दोनों के लिए, और फिटनेस के लिए, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अगर हमारा स्ट्रेंथ
और एंड्योरेंस अपने बो के कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है, हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें 100 एरो का भी स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है। अगर हम 200 तीर चलाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन कर रहे हैं मसल्स को। तो काइंडली इंश्योर कीजिए, कभी भी आपको लगे कि आप जब चला रहे हैं आपका फटीग आ रहा है, आपके पेन्स आ रहे हैं, तुरंत रोक दीजिए, कोचेस से डिस्कस कीजिए, अपना थोड़ा सा कूलिंग ऑफ कीजिए, टेक अ रेस्ट और धीमे धीमे बढ़ाइए। एक दिन में सीधे 300 एरो मत चलाइए, शुरू में 50 एरो चलाइए, 75 पे आइए, 100 पे आइए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका होता है। खूब बोर्ड ड्रॉ कीजिए, वो आपका सब बताएंगे कोचेस आपको, और फिजिकल फिटनेस में बताया जाएगा। इन्हीं के साथ एक लास्ट क्वेश्चन आया है, उसको आप काइंडली हेल्प कर दे। स्लीपिंग पैटर्न में हमें डिस्टर्बेंस होती है, तो स्लीपिंग पैटर्न को क्या करना चाहिए? कैसा है, दो चीजें हैं। मैं पहले बताता हूँ कि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है। रिसर्च ये बताता है कि अगर आप 7 आवर्स का साउंड स्लीप नहीं लेते हो तो आपका नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस 10 to 12% ड्रॉप हो जाता है। मतलब आपका सब कुछ सही है, अगर स्लीप पैटर्न नहीं अच्छा रहा तो नेक्स्ट डे का पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से एक और रिसर्च आया है। आप जब भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, आपकी जो स्क्रीन है जहां से लाइट एमिट होती है, वो अगर लाइट एमिटिंग जो चीजें हैं वो अगर आप सोने से पहले यूज कर रहे हो तो उसका डायरेक्टली असर होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में। तो हर टॉप आर्चर या टॉप एथलीट्स जो वर्ल्ड के हैं ना, उनका एक पैटर्न होता है। वो लोग कभी भी रात को सोने से पहले कोई भी अपना जो भी लाइट एमिटिंग स्क्रीन होता है वो यूज नहीं करते हैं एटलीस्ट 45 मिनट्स टू एन आवर बिफोर दे स्लीप। इसका मतलब ये है कि वो केमिकल्स जो है ना वो आपको डिस्टर्ब कर देता है आपकी स्लीप को। वो लोग लाइट म्यूजिक सुने, आप बुक पढ़े जाके, उसमें जो प्रॉपर जो हार्ड कवर कॉपी होती है जहां से लाइट एमिट नहीं होता है, तो उससे आपका माइंड काम हो जाता है, आपको स्लीप मिल जाती है। लेकिन ये जो 2-3 चीजें जो बहुत कॉमन है कि 95% ऑफ द पीपल जो है उनके हाथ में सोने तक मोबाइल या टीवी रहता है सामने, तो उससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाती है। और तीसरी बात यह है कि जब भी आप आपके साइकोलॉजिस्ट से बात करोगे, मेंटल कोचेस से बात करोगे, तो वो आपको उसके ऊपर और सॉल्यूशन अच्छे से देंगे। ये मैं मेडिकल और टेक्निकल बात बता रहा हूँ, लेकिन स्लीपिंग पैटर्न के बाकी एलिमेंट्स है, जो आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली आपको स्लीप नहीं आएगी। तो वो थोड़ा सा आप ये तीनों चारों, लेकिन ये जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसके ऊपर पहले आप फोकस करो। और जो बाकी है, जो आप एक्सपर्ट दो, सलाह ले लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ ही रही है आपको स्लीप में, तो अभी आप आपके मेंटल कोच से बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सबको बता दें कि जो अगला सेशन होने जा रहा है, डॉक्टर मजुमदार जो आने वाले हैं, एसके मजुमदार, वो रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, साथ ही साथ वो एनएलपी एक्सपर्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आपने स्लीपिंग पैटर्न का बात किया, वो बताएंगे कि कैसे माइंड को रिलैक्स करने को ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के थ्रू, जब आप यूज करेंगे ये टेक्निक्स को, ऑल्टरनेट थेरेपीज को, जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं, अवेलेबल हैं, पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्समैन यूज कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं थोड़ा सा, कल 9 बजे डॉक्टर एस के मजुमदार जी के साथ। वो आपको बहुत सारी अच्छी बता पाएंगे ऑल्टरनेट थेरेपीज के बाद में कैसे अपने ब्रेन के पावर को अनलॉक किया जाता है, जिससे कि आप एक अच्छे वर्ल्ड चैंपियन बनने में आपको सुविधा हो सकती है। ये ऑल्टरनेट थेरेपीज है, उसके साथ फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के बीच में। आपसे अलविदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और सभी कोचेज और पार्टिसिपेंट्स को बोलेंगे कि बने रहे हमारे साथ, खासकर की भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ कोचेज डेवलपमेंट कमेटी का, और अपनी कंप्लीट कोर टीम जो हमारे हैं, जो 20 आर्चर्स, कोचेज, एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं हमारे कोचेज और आर्चर्स के डेवलपमेंट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you, Sanjeev sir, and thank you, Ajit sir, for joining in for today's session and for giving us this wonderful. Thank you, Vishwajit, for everything. Thank you, Yes, thank you so much. And I would also like to thank all the participants for joining in for today's session, and all the site coaches. Thank you for joining in today. We'll see you again tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you.